मुझे ये पता चला कि हमको जो पढ़ाते हैं हमारी पुस्तकों में वो 100% गलत है। जब मैं इसके बारे में उनसे डिस्कस करने गया था तो वो बोले थे कि हाँ हमको पता है कि इसकी परछाई बनती नहीं है, पर क्यों नहीं बनती हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इंग्लैंड और रशिया का जब वॉर हो रहा था तो वो लोग डेट डिसाइड किए थे कि हम लोग इस दिन आएंगे। वो लोग का कैलेंडर अलग था, ये लोग का कैलेंडर अलग था। अच्छा। तो दोनों टाइम में नहीं आए। लड़ाई कभी हुई नहीं। ऊपर की जो 2 मीनार थी उसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और मैं बोल रहा हूँ कि वो एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी थी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर का पॉडकास्ट चैनल और आज हम बात करने वाले एक बुक के बारे में। बुक ये है जेनेसिस ऑफ टाइम। इसके ऊपर कुतुब मीनार छपा हुआ है और कुतुब मीनार के ऊपर बातें करने के लिए इसी बुक के ऑथर हमारे पास हैं। उनका नाम क्या है? अभिषेक सिंह। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार। आपने ये बुक लिखी, तो आपको ये बुक लिखने की आवश्यकता क्यों फील हुई कि ये बुक लिखनी चाहिए? ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा कुतुब मीनार का इतिहास है वो हमेशा से विवादों के घेरे में रहा हुआ है। कई बार अभी आप 2021 की बात कर लीजिए कि जब वहाँ पे कुछ लोग घुस गए थे, हनुमान चालीसा पढ़े तो उन्हें जेल हो गई, क्योंकि अब ऐसा कहा जाता है कि ये तो एक मीनार है जिसे मस्जिद की मीनार के रूप में बनाया गया था। और हमको तो इतिहास की किताब में ये पढ़ाया गया है कि इसको एज अ विजय स्तंभ की तरह बनाया गया था और पृथ्वीराज की हार के बाद जी। तो अब कई बार ऐसे भी हमको थ्योरीज मिली है लोगों की कि इसमें कहा कि ये सूर्य स्तंभ है, किसी ने कहा कि इसको राजा विक्रमादित्य ने बनाया है, कई इसे और भी पुराना मानते हैं, कई लोग इसे रिसेंट मिलाते हैं। और जिस तरीके की थ्योरी हमको प्रेजेंट की जाती है आज के टाइम में कि इसको पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया 1992 में और फिर इसके 1202 में 1992 में, सॉरी 1992 नहीं, 1192। अच्छा, 1192 1192। और फिर 1202 में इल्तुतमिश ने जो इसकी मंजिलों की जो बात करते हैं कि एक मंजिल बनी, फिर दूसरी, फिर बाद में 3 मंजिलें और बनी जो तुगलक ने बनवाई, गियासुद्दीन तुगलक ने। तो ऐसा कहा जाता है कि इसको बहुत लंबे समय से ये लोग बना रहे हैं और इसको सेक्शंस में बनाए थे, जो कि अगर आज की डेट में जो हमको पढ़ाते हैं आर्किटेक्चर की अगर नज़रिए से बात करें तो ये चीज़ सुनने में थोड़ी इम्पॉसिबल लगती है कि पहले एक सेक्शन बनाया, फिर दूसरा, फिर बाद में उसमें और 3 ऐड कर लिए। क्योंकि जब भी आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका 1/3 हिस्सा उसकी नींव होती है, तभी वो जो बिल्डिंग है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होगा। तो ये सब चीज़ जब मैं सुना तो मुझे लगा कि हाँ भाई, इसमें कहीं ना कहीं तो थोड़ी मोड़ी गड़बड़ है। अच्छा। कि जो इसमें इतनी सारी थ्योरीज आ रही है, ये बनाया है वो बनाया है, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इसका हमको यूज़ नहीं पता आज की, मतलब इसको बनाया ही क्यों गया था। क्योंकि अगर कोई मीनार बना रहे, अगर विजय स्तंभ भी है तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम होना चाहिए, पर कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम इसमें है ही नहीं पूरी मीनार में। जबकि उसके जस्ट बगल में जामी मस्जिद बनी हुई है जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में कि क्या बोलते हैं आपका 1200 ईस्वी में ही उसने बनवाना इसको चालू किया था, जिसमें 20,000 दलीवाल करीब खर्च हुए। फिर कुतुब मीनार जो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है हमारे देश में, उसमें ही उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, ये बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और देखा जाए कि इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन करता हूँ एज ए स्टूडेंट, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था तब मैं उस समय 2nd ईयर में था, तो मुझे लगा कि चलो एक बार करके देखते हैं, अगर कुछ नहीं भी मिलेगा तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। पर धीरे धीरे ये चीज़ें मतलब ऐसी चीज़ें मेरे सामने आते गई कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर मेरे को उसको पूरा ही रिसर्च करना पड़ा। फिर एट लास्ट मैंने ये बुक लिखी जिसका नाम है जेनेसिस ऑफ टाइम। और जेनेसिस ऑफ टाइम मैंने इसका नाम इसलिए दिया क्योंकि जैसे जैसे मैं कुतुब मीनार पे स्टडी करते गया, मुझे टाइम का कॉन्सेप्ट के बारे में उतनी कोई जानकारी नहीं थी खास, पर जैसे जैसे मैंने इस कुतुब मीनार को स्टडी किया, पता चला कि ये आखिर में है क्यों, बनाया क्यों गया, जिसके पीछे में बहुत फैंटास्टिक थ्योरी है। और मेरे हिसाब से तो ये सभी भारतीयों को गर्व करना चाहिए इसकी। अगर आपको ओरिजिनेट कैसे हुआ, इसका क्या यूज़ था, अगर ये पता चल जाए तो आई थिंक जो टाइम कॉन्सेप्ट है जो हम
वेस्टर्न सिविलाइजेशन का टाइम कॉन्सेप्ट को अभी जो हम लोग अडॉप्ट किए हैं उसमें उसको ना छोड़ के हम अपने टाइम कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझ जाएं तो हम अपने ऊपर ज़्यादा गर्व कर सकेंगे। हम अपनी सिविलाइजेशन के ऊपर हम अपनी तो जैसे जैसे मैं इसका एक चैप्टर में बढ़ता गया तो मैं विदिशा गया, विदिशा से धीरे धीरे इसके मैं सबूत खोजता गया कि कैसे आया, कहाँ से आया। फिर जो इसकी हाइट है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको मैंने जब स्टडी किया तो मुझे ये पता चला कि हमको जो पढ़ाते हैं हमारी पुस्तकों में वो 100% गलत है। वो कुछ सही नहीं है, वो पूरा का पूरा गलत है। तो जब ये चीज़ मुझे पता चली तो मैंने कई लोगों को कांटेक्ट भी किया, बहुत सारे लोग जैसे नीरज अत्री सर है उनसे कांटेक्ट किया। फिर हमारे जो ऑफिशियल्स हैं जैसे ASI के डायरेक्टर हैं, इनसे भी बात करी तो उनका तो कहना है कि हाँ हमको पता है कि एक टाइम होता है कुतुब मीनार का, एक ऐसा टाइम आता है जब 21 जून जो समर सोल्स्टिस बोलते हैं उस दिन उसकी परछाई नहीं बनती। जब मैं इसके बारे में उनसे डिस्कस करने गया था तो वो बोले थे कि हाँ हमको पता है कि इसकी परछाई बनती नहीं है, पर क्यों नहीं बनती हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमको इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो अब तो उनसे मैंने एक बार दरख्वास्त करी थी कि मुझे एक बार प्लीज़ आप एंट्रेंस दे दीजिए कुतुब मीनार के अंदर का, मैं खुद जाके अंदर देखना था। तो वो से मिला नहीं मेरे को। तो फिर मैंने एक मैक्सिको की यूनिवर्सिटी है, वो लोगों ने 2018 में रिसर्च करी थी अर्थक्वेक एरिया में जितनी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर वो लोग काम कर रहे थे। तो वो लोग गए थे कुतुब मीनार के अंदर, तो उनसे मुझे थोड़ी मदद मिली। फिर बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक रशिया के आदमी ने मदद करी थी। फिर हमारे कुछ मित्र मिलते गए इस रिसर्च में जिन्होंने बहुत मदद करी मेरी इसके पूरे खुलासे को सामने लाने में। अच्छा, हाँ, तो ऐसे करके धीरे धीरे मेरे से हो गया ये। ओके, तो बेसिकली इसमें आप एक तो जब हम NCERT पढ़ते हैं तो NCERT में वही जो आपने दो नाम लिए कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ये दो नाम लिखे जाते हैं। उसके ऊपर अभी कुछ समय पहले NCERT से एक RTI करके फाइल की गई थी जिसमें पूछा गया था कि भाई आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी इस थियोरी को प्रूव करते हैं कि ये इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनाया था जी। तो NCERT का ये कहना था कि हमारे पास ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, बट हम ऐसा मानते हैं विदाउट एनी एविडेंसेस, हम इसको मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था जी। तो इतिहास जो है वो तो तथ्यों के ऊपर आधारित होता है ना जी। तो NCERT इस तरीके से इसको क्यों दर्शाना चाहती है कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया, या ये ऐसा मतलब क्यों किया जाता है, या इसका कोई प्रमाण है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया? एक्चुअल में इसका कोई प्रमाण नहीं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, क्योंकि अगर कुतुब मीनार शब्द जो बोले 18वीं सदी से पहले कभी इसका यूज़ नहीं किया गया इस शब्द का। अच्छा, हाँ, 18वीं सदी से पहले इसको दिल्ली की बड़ी मीनार या फिर ऐसे ऐसे करके कुछ नाम यूज़ किए, बट कुतुब मीनार करके कोई नाम यूज़ नहीं किया। अच्छा, वो तो जब लास्ट जो सर्वे हुआ था, जो ASI का सर्वे हुआ था जो ब्रिटिशर्स लोगों ने किया था, वो लोगों ने भी इसका कुतुब मीनार वर्ड यूज़ नहीं किया। अच्छा, उन्होंने क्या यूज़ किया? उन्होंने भी कुतुब मीनार वर्ड यूज़ नहीं किया, बल्कि उनका तो ये कहना था कि इट्स अ हिंदू स्ट्रक्चर, अच्छा, जिसके ऊपर कुरान की कुछ आयतें लिखी गई है। अच्छा, हाँ, उनका कहना तो ये था साफ साफ। ब्रिटिशर्स का कहना ये था कि हिंदुओं का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर और फिर इस्लाम ने कुछ किया है। और फिर जो उसके फाउंडर हैं हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद अहमद खान, उनकी भी रिपोर्ट में ये कहा गया कि हिंदू की मीनार है। अच्छा, हाँ, उन्होंने भी उनका तो पूरा एक पेपर है कि हिंदुओं का ही स्ट्रक्चर लग रहा है करके, उनका भी यही कहना था, क्योंकि उसके ऊपर जो आयतें लिखी गई है उनका कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, हाँ, तो ये नाम तो 1800 ईस्वी में ही थोड़ा प्रचलित हुआ है, उससे पहले तो इसका नहीं था। और फिर जो NCERT की बात है, ये तो पूरा हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री का खेल है, क्योंकि जो सबसे पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे वो तो अबुल कलाम आज़ाद जो वहाँ के थे, मक्का के थे उन्होंने किया था, उन्होंने पूरी वाइट वॉशिंग करी पहले तो। और फिर 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब इमरजेंसी लगी, तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया, तो उन्होंने एक नया बोर्ड उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर नूरुल हसन को दे दिया। और नूरुल हसन ने फिर ICHS की स्थापना करी, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर।
तो उसका उन्होंने डायरेक्टर बना दिया, और 2013 तक वहाँ पे कोई भी जो राइट विंग का आदमी या फिर जिनकी मानसिकता जो भारत को हमारी दर्शाती है, उसका एक भी आदमी को अपॉइंट नहीं किया गया। पर वहाँ पे प्रोफेसर मजूमदार थे ना, जिन्होंने आई थिंक रिजाइन कर दिया था इस सब के बाद। वो एक सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी के थे। तो उन्होंने जब ये होता हुआ देखा कि भाई यहाँ पे हमें फोर्स किया जा रहा है कि इस तरीके का ही कंटेंट लिखना है, शिवाजी महाराज के बारे में आपको उस तरीके से नहीं लिखना है जो एक्चुअली हुआ था, उसको टोन डाउन करना है, इस तरीके की बातें जब हुई तो प्रोफेसर मजूमदार ने भी आई थिंक रिज़ाइन कर दिया था इसके बाद। जी, इसके बाद रिज़ाइन कर दिया था। तो उस कारण जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वाइट वॉशिंग हुई है, क्योंकि जो रिसर्च, जितने भी रिसर्च जो फंड करता है, जितने भी प्रपोजल आते हैं, वो सबको आपको ICHR से ही देना पड़ता है, और वो ऐसे लोगों के हाथ में था जिन लोग की कभी नहीं चाहते थे कि भारत का असली इतिहास बाहर आए। अच्छा। तो ये जो कुतुब मीनार है वो कई सालों से चलता आ रहा है, और आजकल तो हमारे दिमाग में पूरा बैठ गया है हाँ, अब चाह के भी हम उसको असली नाम से बोल नहीं सकते, कि जब हम उसका असली नाम यूज़ करते बोलते ये क्या है, और फिर उसके बारे में भी इतना सारा चीज़ फैला दिए कि नहीं एक्चुअल में ये नहीं है, वो आप इसके बारे में बात करें, उसके बारे में बात करें, मतलब बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन दे रखे हैं कि किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स वाई ऐसा है, जो वर्ड यूज़ किया गया ना कुतुब मीनार, वो रटवाया जाता है बच्चों को, कभी उसका यूज़ नहीं बताया जाता। अब जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम आया था दिल्ली, तो हम लोग गाइड से बात किए। अब गाइड से बोलते कि चलो कुतुब मीनार बना, तो थोड़ा मोड़ा वो लोग इतिहास बताते हैं, जो सुना सुनाया इतिहास है वो लोग वहाँ बताते हैं। तो बोलते कि यहाँ पे जाके जब नमाज पढ़ने के लिए ऊपर से जाके कोई चिल्लाता था, फिर आके लोग यहाँ नमाज पढ़ते थे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होता है कि भाई 800 साल पहले तो लाउड स्पीकर था नहीं, तो कोई चिल्लाता कैसे था? कोई भी आदमी, कोई चिल्लाता कैसे था? और ऊपर से अगर कोई चिल्लाएगा तो आवाज़ कहाँ तक जाएगी? मतलब पूरे एरिया में अभी चिल्ला के देखते हैं तो कहाँ तक आवाज़ जाएगी? वो अभी पता चल जाएगा, मतलब वो तो फिर वो तो अभी पता चल जाएगा, फैक्चुअल है। और जो बोलते हैं कि पहली मंजिल बनाए ये लोग की, चलो पहली मंजिल या फिर दूसरी मंजिल बनी इल्तुतमिश तक, तो उस समय भी वो हाइट उसकी एक्चुअल में 100 फीट से ऊपर हो जाती है। और अगर आप देखिए कि इंसान अगर सबसे तेज़ आवाज़ में बात करता है तो 70 डेसिबल पर फीट के हिसाब से बात करें। अगर मैं आपसे 1 फीट आगे हूँ तो अगर मैं चिल्ला के बात करूँगा तो आपको 70 डेसिबल तक आवाज़ जाएगी। अब जब 1 फीट और आगे चले जाओ तो क्या होता है कि आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उसका जो क्या इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी जब एरिया से मल्टीप्लाई होती है तो अपना पावर को लूज़ करती जाती है, वो डिवाइडेड बाय पावर हो जाता है जी। तो धीरे धीरे यूज़ कम होती जाती है। तो अगर इंसान जो सबसे तेज़ चिल्लाता है, अगर 90 डेसिबल में भी चिल्लाएगा तो वो 100 फीट के बाद किसी को सुनाई नहीं देगा जी। तो अगर पहले ही वो 200 फीट अगर ऊंची मीनार बना के रखा हुआ है इल्तुतमिश के टाइम में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तुगलक तो बाद में बोलते कि 3 मंजिलें ऐड किया। अगर इल्तुतमिश के टाइम में ही अगर वो 200 फीट की मीनार थी तो किसी में दम ही नहीं था कि वो 90 डेसिबल से ऊपर चिल्लाया और किसी को नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई कि नहीं भाई, मीनार जो कुतुब मीनार है, इट्स नॉट अ मीनारेट। मीनारेट वो होती है जो मस्जिद के बगल में एक लंबी सी मीनार होती है, उसके ऊपर लाउड स्पीकर होता है। वो आज के टाइम का है, पहले टाइम में ऐसा नहीं था। वो डेकोरेटिव पर्पस के लिए बनाते थे, आजकल थोड़ा पर्पस हो गया, 5 बजे थोड़ा उठ जाओ अलार्म क्लॉक वैसा हो गया, बट पहले का तो वैसा था नहीं। तो लाउड स्पीकर को अगर हम लोग हटाते हैं तो उसका पर्पस ही ख़त्म हो जाता है मीनार का, पहली बात। तो ये बात तो गलत हो गई। फिर दूसरी बात होते हैं कि एक एक करके मंजिल बनाया। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के नीचे में नींव को तो अब लास्ट में खोद के बना नहीं सकता दोबारा, तो ये भी गलत है कि हाँ बाद में 3 मंजिल ऐड हुई, ये भी पूरा गलत हो जाता है। और फिर तीसरा ये भी होता है कि जो इनका जितनी भी मस्जिदें बनती है वो मक्का की तरफ फेस करके लोग बनाते हैं। तो उस हिसाब से इंडिया में अगर कोई भी मस्जिद बनेगी तो उसका वेस्ट साइड फेस होगा। ये परफेक्टली नॉर्थ साइड है। ये कैसे, मतलब ये तो ऐसे राउंड शेप में है ना, तो ये नॉर्थ साइड देखो, नॉर्थ साइड वेस्ट साइड क्या होता है, जो एंट्रेंस होता है मीनार का। अच्छा, जैसे कि आप बुक के पेज में देख रहे होंगे तो ऊपर ये जो ना मीनार के ऊपर में, मीनार में अच्छा, देखो ये जो खिड़कियां दिखाई दे रही हैं, ये जो खिड़कियां जो लाइन से वो सब नॉर्थ तरफ है। अच्छा, हाँ, और वो एग्जैक्टली नॉर्थ है। नॉर्थ भी 2 टाइप के होते हैं, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और एक ट्रू नॉर्थ होता है। ट्रू नॉर्थ वो होता है जो अर्थ की एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक नॉर्थ होता है जो हमारे कंपास में होता है, जैसे हम लगाते हैं तो एक इधर उधर घूम जाता है और मैग्नेटिक पोल की तरफ दिखाता है, वो नॉर्थ अलग है। और एक ट्रू नॉर्थ अलग है, और ये एग्जैक्टली ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। अच्छा, हाँ।
तो और उसका क्या अर्थ है, ट्रू नॉर्थ की तरफ ही क्यों पॉइंट कर रहा है? देखिए, आर्कियोलॉजी में एक डेफिनेशन है, मैं आपको बताता हूँ आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर अगर ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ट्रू कार्डिनल पॉइंट्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, दैट मीन्स यू आर डीलिंग विद एस्ट्रोनॉमी। अच्छा, पहली बात, अगर ये कोई भी ये स्ट्रक्चर, प्रूवन बात है, ये मतलब कौन कहता है इसे? ये प्रूवन बात है। अच्छा, ये कौन कहता है? जैसे एक ग्लेन डैश है जो इजिप्टियोलॉजिस्ट हैं। अब उन्होंने जितना भी इजिप्ट के पिरामिड के ऊपर काम किया, तो उन्होंने एक इंडियन कार्डिनल सिस्टम करके एक नंबर दिया है उन्होंने, मतलब इंडियन कार्डिनल सिस्टम। तो उन्होंने बताया कि कैसे एक पोल से आप कार्डिनल पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे आप ट्रू नॉर्थ फाइंड कर सकते हो। ओके, तो उनकी ये थ्योरी थी। मतलब आपको कंपास की आवश्यकता नहीं है? कंपास की आवश्यकता थी नहीं, और कंपास अच्छा। की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है। अच्छा, हाँ, वो कभी स्टेबल नहीं होता। वो आज की डेट में वो ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ आपका 60 किलोमीटर तक खसक चुका है। अच्छा, मतलब आप जितने भी कंपास यूज़ करते हो वो गलत डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं। दैट मीन्स उसका 2 से 3 डिग्री एरर है ही आज की डेट में। ओके। पर अगर ट्रू नॉर्थ की बात करें तो वो एग्जैक्ट नॉर्थ में ही पॉइंट आउट करता है। और ये ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब आप एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, जो मैंने बताया ना, इंडियन कार्डिनल नंबर सिस्टम, जो इंडियन कार्डिनल सिस्टम है उसको यूज़ करते हैं। और वो यूज़ होता है सिर्फ पिलर से, और पिलर्स हमारे हर मंदिर में। ओके। जितने भी पुराने मंदिर हैं सबके सामने एक पिलर है, और उससे इंडियन का जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं उसको कैलकुलेट किया जाता था, और उससे 1% का भी एरर नहीं आता था। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी मंदिर को बनाने से पहले एक पिलर को स्थापित किया जाता था और उसके बाद मंदिर की कंस्ट्रक्शन प्रारंभ होती थी? जी। अच्छा, तो वैसा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। ठीक है, मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है, आप इसको ध्यान से देख रहे हैं जी। ये एक पिलर है, ठीक और है। एक पिलर से ये एक लड़का है जो पूरे जो इक्विनॉक्स के दिन, जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, वो उस दिन क्या करेगा, एक एक डॉट को वो पॉइंट आउट करते जाएगा। ठीक है। अच्छा, हाँ, और एक जैसे जैसे डॉट को पॉइंट आउट करता जाएगा का मतलब अर्थ? जैसे कि एक जब इक्विनॉक्स होता है तो उस दिन आप कोई भी शैडो को देखोगे तो वो सीधी लाइन पे ट्रैवल करती है। तो उस शैडो का जो पॉइंट है, अगर आप उसको मेज़र करते जाओगे तो वो एग्जैक्ट सीधा लाइन बनाती है, जो पृथ्वी के इक्वेटर से जस्ट पैरेलल होता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे पृथ्वी के इक्वेटर से अगर पैरेलल है तो आप उसमें एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। एक कोण बना दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्थ और साउथ भी मिल जाएगा। अच्छा, नॉर्थ और साउथ मिल जाएगा। नॉर्थ और साउथ मिल जाएगा। तो ये होता है एक इक्विनॉक्स वाला एक मेथड है। और एक सेकंड मेथड है आपका, जो ये देखिए, जैसे बोल रहा था ना मैं, लाइन बनाते हैं। तो एक अगर शैडो लाइन हमको बना लिए और वहाँ पे अगर 90 डिग्री से एक आप लाइन खींच देते हैं सीधा सीधा पोल से लेके, तो आपको मिल जाता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, और जो जिस जगह में आपका पोल है वहाँ पे साउथ मिल गया आपको। ये मुझे थोड़ा और डिफाइन करो, मेरे को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया है। अच्छा, ठीक है। देखिए, जैसे जो मैंने आपको पहले एक इमेज दिखाई, ये वाली, ठीक है। जैसे ये शैडो जो है, वो शैडो को वो पॉइंट आउट करता जा रहा है, जो सीधी लाइन में आ रही है इक्विनॉक्स के दिन। ठीक है। मतलब 7 बजे यहाँ पे थी। अच्छा, 7 बजे यहाँ पे। ठीक है, समझ गया। ये ऐसा पॉइंट आउट करते गया, और जैसे वो हो गया तो उसके बाद उसने एक लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद आपको वेस्ट मिल गया, जहाँ से शैडो आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य ईस्ट से होगा तो स्वाभाविक से बात है कि वेस्ट में शैडो बनेगी। फिर जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाता है तो वो धीरे धीरे वो शैडो आगे बढ़ती जाती है, और फिर जैसे वो वेस्ट में जब डूब जाता है तो ईस्ट की तरफ आपका शैडो बनना बंद हो जाती है। तो उस समय से आप जिस समय तक शैडो आई है वहाँ पे आप सीधी लाइन खींच दो, तो आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये एग्जैक्ट मिल जाएंगे, कार्डिनल पॉइंट्स मिल गए। इसमें आपको मैग्नेटिक कंपास की जरूरत नहीं है। अच्छा। और ये होता है ट्रू नॉर्थ। मतलब अब इसके कारण नॉर्थ डायरेक्शन में आप पॉइंट आउट करके बना रहे हो। इसीलिए जब आप कुतुब मीनार में देखते हो तो वहाँ पे जो लोहे का स्तंभ है, आयरन पिलर, हाँ, वो नॉर्थ साइड है।
अच्छा, हाँ, तो वो जो आयरन पिलर है उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि ये तो हिंदू स्ट्रक्चर है। और अभी थोड़े समय पहले एक ये बात भी आई थी कि वो आयरन स्तंभ के ऊपर एक छेद है, जैसे उसमें कोई चाबी लगी हो या कुछ ऐसा लगा हो। वो अभी वो बात भी आई थी, तो अभी लोग उसके ऊपर भी फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली क्या था। तो वो क्या होगा वहाँ पे क्या हो सकता है? चाबी लगने वाला, मतलब चाबी जैसे डालते हैं उस तरीके का एक हल्का सा, हाँ, गैप है ऐसे ऐसे हाँ, डालने का। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्डिनल पॉइंट्स देखने का काम आता था, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कुछ भी चीज़ होगा पॉइंटेड चीज़ होगी वहाँ पे। अच्छा, मतलब ऐसा ट्रायंगल जैसा कुछ चीज़ होगा जिसको लगा है, जिससे आराम से आप शैडो को ट्रेस कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली वैसा ही कुछ चीज़ होगा वहाँ पे। और हमेशा क्या होता है कि जब मंदिर बनना चालू होता है तो हम जिस डिएटी को बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम शिव जी का मंदिर बना रहे हैं और उस पिलर के ऊपर फिर हम क्या रखेंगे, एक नंदी जी की मूर्ति रख देते हैं। अच्छा, हाँ, और वैसे ही अगर ये विष्णु जी का टेम्पल है तो वहाँ पे ऊपर गरुड़ होगा जी। गरुड़ जी का वो गरुड़ फ्लैग हाँ, जो होता है वो वाला। हाँ, इसीलिए कई जगह इस लोहे के स्तंभ को गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि पहले कुछ था। और जैसे कि उड़ीसा में मैं जितना भी मंदिर देखा हूँ, फॉर एग्जांपल सन टेम्पल हो गया, पुरी जगन्नाथ हो गया, वहाँ पे गरुड़ है जी। हाँ, मतलब पहले। और वहाँ का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे जगन्नाथपुरी का भी आप स्ट्रक्चर देखोगे ऐसा, तो उसमें बीच में पिलर है जी। सामने में मंडप है, बीच में पिलर है, फिर उसके बाद टेम्पल है, जैसे आप देख रहे हैं ना सामने में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो यहाँ पे अगर विष्णु जी स्थापित है तो वहाँ पे उनका गरुड़ होता है। अच्छा, ये जो पॉइंट जहाँ पे पिलर लिखा हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले पिलर बनाया गया और उसके बाद ये नॉर्थ साउथ ट्रेस करने के बाद ये बिल्डिंग बनाई गई। ऐसा तो आप मान के चलिए कि अगर लोह स्तंभ के ऊपर भी अगर कुछ ऐसा है, मतलब लगाने के लिए एक स्पेस दिया हुआ है, दैट मीन्स वहाँ पे एक गरुड़ हो सकता है अगर विष्णु जी का मंदिर है तो, या फिर नंदी हो सकता है शिव जी का मंदिर है तो। अच्छा, तो ऐसा ब्रह्मा जी का तो होगा नहीं, खैर। हाँ, और हो सकता है कि वो चीज़ जो है वो काफ़ी वैल्यूबल चीज़ थी, क्योंकि अगर लोहे का रहता तो आई डोंट थिंक कि उसको कोई चुराना चाहेगा। और मेरे ख्याल से उसको तोड़ने की कोशिश भी किए थे इस आयरन पिलर को, क्योंकि उसमें कैनन बॉल्स के थोड़े मोड़े चोट के निशान मिलते हैं हमको। तो इससे तो ये साफ पता चलता है कि ऊपर कुछ वैल्यूबल चीज़ थी जिसको बाद में ये लोग निकाल के ले गए। अच्छा, हाँ, तो आई थिंक वहाँ पे उस समय एक आइडल था। ये भी एक प्रचलित था ना कि जैसे नंदी जी को स्वर्ण नंदी जी बना दिया या स्वर्ण कुछ, हाँ, गरुड़ जी हैं तो स्वर्ण बना दिए, वो उस तरीके की कोई चीज़ होती है तो हो सकता है कि वो वही था। तो वैसी है कि हर टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ना इस तरीके का एक पिलर होता ही है हमारे देश में, जिसको मतलब ग्लेन डैश ने पढ़ाई करके, मतलब स्टडी करके उन्होंने वही सेम टेक्निक को गीज़ा के पिरामिड्स में अपनाया, अप्लाई करके देखा। अच्छा। और उनको वो आंसर मिल गया। अच्छा, तो ये स्टोरी मेरे को बताओ गीज़ा की पिरामिड वाली। हाँ, तो देखो क्या है कि गीज़ा का पिरामिड बहुत एक मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स में से एक है, जो मान के चलते कि 3 से 4 हज़ार साल पहले बनाया गया था। ठीक है। जो ये बोलते हैं कि ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज़ को बहुत फार एक्सीड करता है। अब जब वहाँ पे रिसर्च चल रही थी तो इजिप्शियोलॉजिस्ट है, इनको ये नहीं पता चला कि एक्चुअल में कार्डिनल पॉइंट्स कैसे ट्रैक करे होंगे। पर उन्हें कार्डिनल पॉइंट्स की आवश्यकता क्या थी? हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर दूंगा। अच्छा। क्योंकि क्या है कि गीज़ा के पिरामिड के बारे में आज तक किसी को पता नहीं है कि एक्चुअल में उसका यूज़ क्या था। और अगर अभी की थ्योरी देखे, जैसे ग्राम हैंकॉक की जो बुक है, अगर उसके थ्रू जाएं तो फिर वो तो 12,000 साल पुराना बता रहा है स्फिनिक्स को, गीज़ा के पिरामिड्स को 12,000 साल पहले। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर पिरामिड्स भी अगर इजिप्शियन को मिला था तो वो वहाँ पे पहले से ही बने हुए थे, उन लोगों ने जाके कुछ थोड़ा ऐड ऑन किया वहाँ पे। तो एक्चुअल में उनको पता नहीं कि एक्चुअल में कार्डिनल पॉइंट्स का यूज़ क्यों किए, पर हमारे मंदिरों में हमको पता है, हम उसका बता सकते हैं। जैसे सूर्य टेम्पल है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, सूर्य टेम्पल है। इसमें क्या होता है, जब इक्विनॉक्स होता है, मतलब जैसे अभी ये तो पुरी का स्ट्रक्चर नहीं है, ये पुरी का स्ट्रक्चर है ना? पुरी का स्ट्रक्चर भी सेम है और कोणार्क सन टेम्पल का भी स्ट्रक्चर। अच्छा, दोनों का सेम है? दोनों का एग्जैक्ट सेम है। अरे वाह। ऊपर से आप देखोगे सैटेलाइट पॉइंट से दोनों एग्जैक्ट सेम दिखते हैं। ठीक है। बस पुरी का मंदिर थोड़ा छोटा है, कोणार्क सन टेम्पल अगर स्केल में बात करें तो उससे बहुत बड़ा है।
अच्छा, बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब उसका मिनिएचर रूप है पूरी मिनिएचर है। हाँ, तो क्या होता है कि जब इक्विनॉक्स होता है, जैसे अभी ऑटमनल इक्विनॉक्स गया 23 सितंबर को, तो उस दिन क्या होता है, जब ईस्ट साइड से, परफेक्ट ईस्ट से जब सूर्य उगता है तो उसकी जो रेज है वो सीधा जाके मंदिर के गर्भगृह में पड़ती है। अच्छा, एग्जैक्ट। तो हमारे मंदिरों में ऐसा था कि हाँ, इक्विनॉक्स के दिन हमको पता चल जाएगा कि हाँ, मतलब जिस दिन सूर्य पड़ी तो सूरज की रोशनी पड़ी उस दिन पता चल जाएगा कि हाँ भाई आज के दिन में इक्विनॉक्स है। अच्छा, तो वो था। तो एक मान के चलिए कि आप टाइम कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं, पहला तो गीज़ा के पिरामिड में ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ का एंट्रेंस भी शायद अभी बहुत छोटा है, तो वहाँ का तो उसका कुछ पता नहीं चला। तो जब इजिप्शियोलॉजिस्ट लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे तो उनको ये पता चला कि हाँ भाई सारे मंदिर इंडिया के हैं वो ऑलमोस्ट कार्डिनल पॉइंट्स को ट्रेस करते हैं पूरा। तो वो लोग वहाँ पे जब यहाँ के पिलर्स के बारे में पढ़ाई करके जब वहाँ पे अप्लाई किए तो उनका भी एकदम सेम था। पर पता है क्या होता है कि हमारा जो अभी जीपीएस से नापने का तरीका है तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू करते हैं हम, जो हमारा जीपीएस चलता है उस हिसाब से हमारा अभी का जितने भी टेम्पल हैं उसमें कुछ एरर है डिग्री का, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। अच्छा, जीपीएस के माध्यम से अगर देखें, अगर जैसे मैंने ये इमेजेस है जिसको मैंने गूगल मैप्स के थ्रू उसको ट्रेस किया है, इसमें थोड़ा सा एरर है। अब वो एरर ऐसा है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये रहा। जैसे कि आप ये मंदिर देख रहे हैं, ठीक है जी, ये उसकी सैटेलाइट इमेज है, और जैसे ही आप इसको अगर पूरा ट्रेस करके आप देखेंगे कि कार्डिनल पॉइंट से कहाँ मैच कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका व्यू है ऐसा। तो इसमें 0.06667 डिग्रीज, मतलब 0.0 से भी कम, इतना एरर है थोड़ा सा इसमें। ओके, थोड़ा सा एरर है, वो भी जीपीएस के कारण। जो हमारा जीपीएस है वो थोड़ा सा जो पोलर सैटेलाइट है वो थोड़ी सी एरर है उसमें। और जैसे ही उन्होंने ये देखा कि हाँ यहाँ के सारे मंदिरों में, तो यही सेम चीज़ उन्होंने फाइंड आउट करने की, क्या गीज़ा में भी ये एरर है, गीज़ा के पिरामिड में। तो उन्होंने गीज़ा के पिरामिड में भी देखा और एग्जैक्ट उतना ही एरर है, दोनों में सेम एरर है। तो मेथोडोलॉजी अगर मेथोडोलॉजी सेम है तो एरर भी सेम होगा ऑब्वियसली। ये देखिए इसमें भी है थोड़ा सा हल्का सा खिसका हुआ है, एग्जैक्ट कार्डिनल पॉइंट से मैच नहीं कर रहा है पृथ्वी के। तो मतलब ये जीपीएस में और हमारे वाले सिस्टम में ये 0.06667 डिग्रीज का एरर है हल्का सा, और दोनों में अगर सेम एरर है मतलब दोनों के मेथड सेम थे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गीज़ा के जो पिरामिड हैं वो भी या तो हिंदू प्रणाली से बनाए गए हैं या फिर वो भी मंदिर ही थे। अब वहाँ पे तो कुछ मिला नहीं तो हम कह नहीं सकते, बट हाँ दोनों की प्रणाली सेम थी। इजिप्ट में जो है, इजिप्ट में अगर हम अभी रिसेंटली खुदाई हुई हैं तो खुदाइयों में शिवलिंग भी निकले हैं, मूर्तियां भी पुरानी निकली हैं। पिरामिड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर इजिप्ट में खुदाई जो हुई है अभी रिसेंट ही ये सब चीज़ें निकली हैं वहाँ से। तो हिंदू धर्म वहाँ पे था, इस बात की तो पुष्टि होती है कि वहाँ पे अगर ये सब चीज़ें निकल रही हैं तो हिंदू धर्म वहाँ पे था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हिंदुओं ने वहाँ पे जाके फिर से सभ्यता बनाई। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे एक रॉबर्ट शॉक्स करके एक जियोलॉजिस्ट हैं, अगर उनके आप रिसर्च देखोगे तो उन्होंने ये कहा है कि जो भी इरोजन हुआ है वहाँ पे वाटर के कारण हुआ है। अच्छा, वाटर प्रेसिपिटेशन के कारण हुआ है, और वो भी वैसा नहीं, बाढ़ वाला नहीं हुआ है। जैसे कि बाढ़ आती है तो अलग तरीके से पत्थर को हिट करती है, हाँ। अलग तरीके से पत्थरों को काटती है, उसमें ऊपर से आया हुआ पानी, दैट मीन्स वो ऊपर से काटा है पत्थर को। अच्छा, तो ये ऊपर से गिरता हुआ झरना बनाया गया है, मतलब झरना में जैसे पानी गिरता है ना धीरे धीरे वैसे बारिश के पानी से उसमें मतलब इरोजन आया है थोड़ा स्फिनिक्स में। अच्छा, हाँ, उसकी बात नहीं कर रहे, पिरामिड्स की बात नहीं कर रहे। पिरामिड्स के सामने एक स्फिनिक्स है जो पिरामिड से भी ज़्यादा पुराना है बोलते हैं उसमें। तो उसमें जो इरोजन हुआ है, जब उसकी डेट निकाले तो ये पता चल रहा है कि 10,000 साल पहले ही इजिप्ट में ऐसी बारिश हुई थी, उससे पहले कभी वैसी बारिश हुई नहीं। अच्छा, तो 10,000 साल पहले एग्जिस्ट करता था, स्फिनिक्स था वहाँ पे 10,000 साल पहले। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आया, उसके बाद फिर पिरामिड्स के ऊपर काम चला दोबारा, और स्फिनिक्स के लिए इसलिए स्फिनिक्स थोड़ा सा नीचे है ग्राउंड लेवल से, ज़्यादा ऊपर नहीं, वो थोड़ा नीचे, क्योंकि वो पहले से ही दबा हुआ था। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हाँ वहाँ पे बहुत समय तक वो चीज़ें
पहले अनटच्ड थी, उसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने उसको रिस्टोर किया और अपना नाम दिया। तो हो सकता है कि वो हिंदू ही हो जो इंडिया से वहाँ गए, सेम वही टेक्निक्स को जो इंडिया में यूज़ करते थे वहाँ पे यूज़ करके उसको रिस्टोरेशन किया। इसलिए हमको हो सकता है कि वहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ, शिवलिंग, ये सब मिलते हैं आज भी। अच्छा, तो ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। एक मतलब हम एक खुला विचार रखते हैं, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि हाँ मैं नहीं बोला करके, पर हाँ ये एक खुला विचार रख सकते हैं कि हाँ, क्योंकि अगर 10,000 साल पुरानी है और फिर हम ये भी देखते हैं कि 5-6 साल पहले भी काम हुआ है वहाँ पे, तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई ऐसी सिविलाइजेशन आके बसी हो जो अपने भी देवी देवताओं को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करी हो। अच्छा, ये देखो, ये पिरामिड की फोटो है, इसके सामने एक एनिमल फेस है ना। अब ये जो एनिमल फेस है, इसका क्या महत्व है? ये क्या है? ये इजिप्शियन कुछ है या हिंदू प्रणाली से आया हुआ है, नंदी जैसा कुछ है, या क्या है ये तो शेर है पहली तो जी। जैसे हर मंदिरों के सामने होता है ना एक शेर, ये वैसे हाँ। बैठा हुआ शेर है। पर अब क्या हुआ, जैसे इसकी बॉडी देखते हैं तो बॉडी बहुत ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट है, मतलब इसका शरीर बहुत बड़ा है, सर बहुत छोटा है। हाँ ठीक, मतलब क्या है कि पहले इसमें शेर का सर था, उसको कार्व करके इन्होंने यहाँ पे ह्यूमन फेस दिया है। उसके बाद की बॉडी देखोगे आप तो बॉडी पूरी इरोजन के कारण कटी फटी है। जैसे दिखते ना, जैसे हमारे जो पत्थर बनते हैं, पत्थर लेयर बाय लेयर बनते हैं कि जब लावा होता है लेयर बाय लेयर ऊपर जाता है, फिर पत्थर बनता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें तराशते हैं तो वो एक चिकना वो ले लेता है। बट जब उसको आप छोड़ देते हो बहुत समय तक तो उसमें पानी का इरोजन होते जाता है उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे एक एक लेयर दिखने लगती है, क्योंकि जो छोटे छोटे कण होते हैं जो थोड़े कमज़ोर होते हैं वो बहते जाते हैं पानी के साथ, तो उसके कारण क्या होता है ऐसा एक शेप बन जाता है। तो आप देखोगे इस फिनिक्स के जितने भी जगह है वो बहुत ज़्यादा चौड़े हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इरोजन हुआ है, बट उसका सर देखोगे, सर एकदम परफेक्ट है, मतलब बाद में कार्व करके बनाया गया, पहले वो शेर था। अच्छा, ऐसा होता है। और बहुत साल पहले जो हमारा सिंह राशि है, जो लियो का कॉन्स्टलेशन है, वो 10,000 साल पहले उस फिनिक्स के साथ एग्जैक्टली मैच करता था। नहीं, क्या 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 देखो, जो हमारा वो होता है क्या, ज़ोडिएक साइंस है, राशि है, सिंह राशि है, सिंह राशि है। हाँ। अब हमारे जो पृथ्वी है वो प्रिसाइज हो रही है, तो हमेशा क्या होता है कि जो इक्विनॉक्स होता है, हाँ। जैसे कि अभी 23 सितंबर को एक इक्विनॉक्स है और एक वर्नल इक्विनॉक्स है जो हमारा किस में आता है, मार्च में। उस दिन क्या बनाते हैं, कौन सा त्यौहार बनाते हैं हम? मार्च में क्या, मकर संक्रांति? नहीं, वो तो जनवरी में जनवरी में आता है वो। मार्च में कौन सा? बैसाखी भी अप्रैल में आता है। मार्च में कौन सा होता है? होली आती है। होली आती है, होली के बाद? हाँ, होली के बाद क्या आता है? हिंदू नववर्ष। अच्छा, हाँ, तो इक्विनॉक्स के दिन हम हिंदू नववर्ष बनाते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो जो होता है ना वो राशि के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी क्या है, एरीज से थोड़ा अभी पाइसेस है, पाइसेस में वो, क्योंकि अभी 24 डिग्री खसक चुका है, तो पाइसेस में, अभी पाइसेस में 10,000 साल पहले इक्विनॉक्स के दिन सिंह राशि थी वहाँ पे। अच्छा, क्योंकि ये पूरा जो 26,000 साल का साइकिल जो होता है वो पूरा अर्थ प्रोसेस करते हुए वो एक एक राशि में एंटर करते जाता है धीरे धीरे। अच्छा। धीरे धीरे, मतलब समझ लो कि 52 आर्क सेकेंड्स में हमारी पृथ्वी प्रोसेस कर रही है, तो उस हिसाब से आपका 25,960 साल में वो पूरा एक चक्कर लगा लेता है। अच्छा, मतलब हाँ, पूरी सारी राशियों का एक चक्कर पूरी सारी राशि में एक एक वो दिन जो होता है ना, वो सारी राशि में एंटर करने का उसका डेट चेंज होता है, तो क्योंकि पृथ्वी भी धीरे धीरे ऐसे घूम रही है तो राशि भी प्रिसाइज हो रही है। तो हमारा जो ट्रॉपिकल कैलेंडर है वो साइडेरियल कैलेंडर से मतलब समझ लो कि इतने आर्क सेकंड पीछे चलता है। अच्छा, बड़ी टफ चीज़ें हो रही हैं। बहुत टफ है, बहुत टफ है कि अगर लोगों को आना चाहिए अगर ये नहीं पता है तो वो कभी कुतुब मीनार को समझ नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मैं ये बुक लिख के थोड़ा इजी कर दूंगा लोगों के लिए, बट जब फीडबैक मिला मुझे, यार ये तो बहुत टफ है, तो मुझे लग रहा है कि अब मेरे को एक यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा समझाने के लिए कि बेटा ऐसे करते, ये समझो अच्छे से। अच्छा, तो इस बुक के ट्यूटोरियल्स निकालने पड़ेंगे हमें। हाँ, एक चैप्टर का ट्यूटोरियल निकालना पड़ेगा मेरे को। अच्छा। बताना पड़ेगा कि नहीं, प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स ये होता है, एक्चुअल साइडेरियल ये होता है, ट्रॉपिकल सोलर कैलेंडर ये होता है, और सबसे बड़ी अगर भ्रांति फैलाई गई है ना हमारे कैलेंडर सिस्टम के बारे में, जो हिंदू कैलेंडर सिस्टम है, लोग ये कहते हैं कि साइडेरियल है। साइडेरियल मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू द स्टार्स, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी पृथ्वी प्रोसेस हो रही है, दैट मीन्स 52 आर्क सेकंड्स का इसमें गैप होता है, हर साल एक एक गैप आता है 52 आर्क सेकंड्स का।
तो हमारा जो ओरिजिनल नक्षत्र है और जो नाम है हमारे कैलेंडर्स का, जैसे अब चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद है, ये है वो एक्चुअल में नक्षत्र के नाम है। तो जिस नक्षत्र में अगर आप बोलोगे कि चैत्र में चैत्र का ही नक्षत्र अगर दिखेगा स्काई में, ऐसा होता नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो अपनी जगह से हट चुका है आज की डेट में। तो पर ऐसा नहीं होगा ना कि हम लोग अगर चैत्र है तो चैत्र का ही अगर नक्षत्र दिखेगा तो उस हिसाब से हम लोग तो कैलेंडर्स का नाम चेंज नहीं कर सकते अपना। तो इसके कारण क्या होता है कि हम लोगों को ये बोला जाता है कि हम साइडियल कैलेंडर यूज़ करते हैं, दैट्स वाई इंडियंस वे प्रिमिटिव, कि आपके जो त्यौहार होते हैं वो आपके उसके साथ मैच नहीं करते, जो ऋतुएं होती है, क्योंकि ऋतुएं अपनी जगह नहीं बदलती। तो पर हमारे जो स्टार्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। अब जैसे वो मान के चलिए कि दीपावली जो आती है कार्तिक में आती है, कार्तिक मास में, तो अगर हम लोग कार्तिक नक्षत्र को लेके चलें तो दीपावली कई हजार साल बाद खसक जाएगी वो। अच्छा। मान के चलिए कि खसकते खसकते वो आ गई 10 या 20 हजार साल बाद दीपावली का डेट अगर खसक के आ गया रेनी सीजन में। अच्छा। तो दीपावली का कोई महत्व रहेगा? बरसात में दिए कैसे जलाएंगे? अगर होली खसक के आ गई यहाँ पे ठंड के समय में तो कौन खेलेगा? सही बात। कोई पानी डाल देगा तो फिर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा जी। तो इस कारण इस चीज़ को ना फिक्स करने के लिए भी हमारे इंडियन कैलेंडर सिस्टम में 2 कैलेंडर्स थे। 2 नहीं, एक्चुअली 3 यूज़ करते हैं इंडिया में। तो एक 3 तरीके के कैलेंडर सिस्टम यूज़ करते हैं। एक होता है साइडीरिया, एक होता है लूनर कैलेंडर विक्रम संवत, दूसरा हो गया एक अमनंता लूनर कैलेंडर होता है। वो जस्ट लूनर कैलेंडर ही है, बट उसमें जो हमारी डेट स्टार्ट होती है मंथ की वो अमावस्या से होती है, ना कि पूर्णिमा से। और जो तीसरा होता है वो होता है सोलर कैलेंडर, इट्स अ ट्रॉपिकल सोलर कैलेंडर। और सोलर कैलेंडर का ऐसा है कि बहुत कम जगह में अभी यूज़ हो रहा है। उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, असम और वेस्ट बंगाल, ये 5 ही स्टेट में अभी यूज़ हो रहा है। वो धीरे धीरे अब वो भी ग्रेगोरियन कैलेंडर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो मेरे को सबसे अच्छा एग्जांपल तो लगा उड़ीसा का जो पंजी है सोलर कैलेंडर, मैंने उसको निकाला क्योंकि वो अभी तक थोड़ा स्टेबल है आज की डेट में। वेस्ट बंगाल का 2 दिन खसक चुका है आगे, दैट मीन्स 2 दिन वो आगे, 2 दिन पीछे चल रहा है वो कैलेंडर। अच्छा। और केरला और तमिलनाडु का ऐसे कि थोड़ा भाषा का उसके कारण मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, तो मैं वहाँ पे हाथ ही भी नहीं डाला। अच्छा। थोड़ा सा उड़ीसा का समझ में आया तो मैंने उड़ीसा कैलेंडर से मैच करने की कोशिश करी। तो एक बहुत ही अच्छी बात बता दूँ कि उड़ीसा का कैलेंडर और विक्रम संवत दोनों के दोनों सेम उसमें हैं, मतलब दोनों के दोनों एकदम ज़्यादा अलाइंड है। अच्छा। बिल्कुल वो हिले डुले नहीं, मतलब थोड़ा सा उसमें आया है कितना 24 या 25 दिन का फ़र्क है। अच्छा। ज़्यादा ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं है, मतलब वो बहुत क्लोज है एक दूसरे से आज की डेट में भी। अच्छा। तो जब मैंने ये दोनों की मिस्ट्री जब मैंने सॉल्व करी तो मुझे ये पता चला कि हाँ, उड़ीसा का जो कैलेंडर है वो वही कैलेंडर है जिसको रोमन एम्पायर अडॉप्ट किया था, जिसको जूलियन कैलेंडर बोलते हैं। अच्छा। इसलिए उसमें भी एक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है कि हर 4 साल बाद 1 डे आप ऐड करोगे, ताकि आपका जो कैलेंडर है वो हर 4 साल में 1 दिन पीछे ना हो जाए। सेम ओडिया कैलेंडर में भी यूज़ होता है। अच्छा। सेम टू सेम। पर जूलियन कैलेंडर सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? नो आइडिया, क्योंकि 128 साल बाद वो 1 डे और शिफ्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, 128 साल बाद। और उस एरर को कैलकुलेट करने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं था। अच्छा। कि अब कैसे करें, अब हम लोग पता भी कैसे करें कि 128 साल बाद एक डे वो हो गया, मतलब ड्रिफ्ट हो गया, कैसे मैच करेंगे उसको। तो उनको रोमन्स को ये लगा था कि चलो 100 साल का डिफरेंस है, किसको क्या ही पता चलेगा। पर जब 300-400 साल हुए, 3-3, 4-4 दिन खसकते जा रहे हैं, समर लेट होते जा रहा है, तब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसमें कुछ तो गलती है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा। तब उसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर आया। ग्रेगोरियन कैलेंडर आते आते तो 1 महीना खसक चुका था। कैलेंडर्स 1 महीना खसक चुके थे, क्योंकि जब इंग्लैंड और रशिया का जब वॉर हो रहा था, हाँ जी, हाँ, 1672 में, आई थिंक 1672 में, जब इंडिया बोलता हूँ,
इंग्लैंड और रशिया के जब वॉर हो रहा था तो वो लोग डेट डिसाइड किए थे कि हम लोग इस दिन आएंगे। अच्छा हाँ, वो लोग का कैलेंडर अलग था, ये लोग का कैलेंडर अलग था। अच्छा तो दोनों टाइम में नहीं आए। अच्छा लड़ाई कभी हुई नहीं। ओके पर वो लोग ये चीज़ में एग्री किए कि हाँ उस दिन ट्यूसडे था। अच्छा हाँ, सो अब क्या होता है कि अब हम लोग को 128 का ना किसी के पास आंसर नहीं है कि इसको लोग फिक्स कैसे करे होंगे। बट अगर आप जब ओडिया कैलेंडर लेते हो तो वहाँ पे एक वीक होता है ना, सप्ताह, 7 डेज का। हाँ जी तो वो लोग 7 डेज का कॉन्सेप्ट ओडिया कैलेंडर में लेके आए। अच्छा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। तो 7 दिन का कॉन्सेप्ट है आपका। अब वो 7 दिन का कॉन्सेप्ट आप 7 ही दिन क्यों लिए? क्यों? समझ में नहीं आया। अगर मैं बोलूँ 128 एंड 7 अच्छा तो कुछ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर 2 को 7 बार अगर आप इंटू करोगे तो आपको 120 मिलेगा। दैट इज 2⁻7। तो मतलब 2⁻7 का फैक्टर है हमारा 128। तो अब इनका क्या था कि ये लोग एक प्रथा करते हैं कि ऐसे ऐसे बॉक्स बनाएंगे जिसको हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं आज की डेट में, मात्र मेरू। तो अब वो पास्कल्स ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें ये लोग डेट्स भरते हैं धीरे 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 करके। और जैसे ही वो एक फिबोनाची सीरीज तो फिबोनाची सीरीज नहीं, फिबोनाची सीरीज नहीं, पास्कल्स ट्रायंगल अलग है। ठीक है पास्कल्स ट्रायंगल से फिबोनाची सीरीज एक्सट्रैक्ट हुई है। हाँ, और उस फिबोनाची सीरीज को एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको कुतुब मीनार में अप्लाई किए। अच्छा, तो उसके बाद एक्सट्रैक्ट हुआ। दैट मीन्स वो जो प्रथा वो लोग चलती आ रही थी, जो घर के सामने आप देखोगे कि ट्रायंगल्स बना के जिन लोग पूजा करते हैं आज की डेट में भी करते हैं ट्राइबल्स लोग। अच्छा, उड़ीसा में कई ट्राइबल्स है आज भी पूजा करते हैं। तो उनका जो ये सीक्वेंस है वो एग्जैक्ट बैठता है मात्र मेरू के सिंबल, मात्र मेरू के पैटर्न से मैच खाता है पास्कल्स ट्रायंगल से। और पास्कल्स ट्रायंगल्स को जब आप डायगोनली क्रॉस करते जाते हैं तो आपको एक सीरीज मिलती है जिसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। और वो फिबोनाची सीरीज एग्जैक्ट कुतुब मीनार के स्ट्रक्चर से मैच करता है। कैसे मैच करता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरे को भी एक्चुअली पता नहीं था कि फिबोनाची सीरीज से मैच करते। जब मैं फर्स्ट टाइम कुतुब मीनार को देखा तो मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में है कि ये कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस से चल रहा है। अच्छा, आई डोंट नो वाई, पर मेरे को लगा अंदर से ही गट फीलिंग आई थोड़ी। तो मैंने क्या किया कि इसको एक बार मैंने सोचा कि चलो थोड़ा एनिमेशन के थ्रू मैं एक बार कोशिश करता हूँ मैं इसको बनाने की। तो जब मैंने इसको ट्राई किया बनाने का, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला। तो जैसे कि अब फिबोनाची सीरीज क्या होती है, 1 + 1 करोगे तो आपको 2 मिलेगा। 1 + 1 + 2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 3। 2 + 3 करेंगे कितना मिलेगा? 5। 5 + 3 करेंगे तो मिलेगा हमको 8। और 8 + 13 करेंगे तो सॉरी 8 + 5 करेंगे तो 8 + 5 करेंगे 13। ऐसे ही सीरीज चलती जाती। तो जैसे जैसे अगर हम लोग उसको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं ब्लॉक्स बना के और फिर देखते तो हमको एग्जैक्ट कुतुब मीनार की हाइट पता चल जाती है कि कितनी थी। पर ऊपर के अभी दो मंजिलों का हाइट नहीं पता चलता हमको आज भी। 5 मंजिल है, 7 नहीं है। पर अगर आप 5 मंजिलों को भी अगर आप कंसिडर करते हैं तो हमको 2 + 3 + 5 + 8 + 13 करके हमको आज की हाइट जितनी है 72.5 मीटर्स, 237.8 फीट्स, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं फिबोनाची सीरीज के मेथड से तो हमको ऊपर की बची हुई जो 2 मंजिल है उसकी भी हाइट मिल जाती है। बट वो 2 मंजिल तो तोड़ दी गई थी ना, वो कुछ तोड़ दी गई थी। हाँ। मतलब अभी तो हमको ये कई लोग बताते हैं, ऑफिशियली नहीं कोई बोलता कि तोड़े हैं करके, बट कई लोग बोलते हैं। जैसे कुछ इतिहासकार हैं बहुत पुराने, जैसे केदारनाथ प्रभाकर हैं, जम्मू के केदारनाथ प्रभाकर। उन्होंने क्या किया था कि मेरे से मतलब मैंने तो जो रिसर्च करी ना उन्होंने 1972 में करी थी। उनका कहना ये था कि हाँ भाई यहाँ पे 7 मंजिलें थी करके। पर उसका कोई प्रमाण कभी नहीं मिला था कि कैसे थी, क्यों थी। अच्छा, तो वो बोल नहीं सकते थे कि हाँ इसमें 7 मंजिलें थी। बट अगर मैं उसमें फिबोनाची सीरीज का पैटर्न को लगाता हूँ तो फिर हमको 7 मिल जाती है। 7 मिल जाती है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं से ये प्रूव हो गया कि हाँ भाई 7 थी। अब बोलते कि चलो आप झूठ भी तो बोल सकते हो कि हाँ भाई 7 कैसी थी। वो तो कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा के कोई भी झूठ बोल सकता है। पर क्या होता है कि अर्थ का जो टिल्ट है 23 डिग्री है। 23 डिग्री के कारण ही हमारा सारी ऋतुएं आती है, इक्विनॉक्स, सोल्स्टिस
और आपका विंटर सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस होता है। तो सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि कुतुब मीनार की शैडो नहीं बनती समर सॉल्स्टिस के दिन। और ये तभी पॉसिबल है कि आप कुतुब मीनार का एक साइड को थोड़ा झुका के बनाओ। अच्छा, हाँ, ठीक मतलब है। 5 डिग्री के तरफ तो झुका होगा अच्छा, कुतुब मीनार का एक सीक्वेंस। हाँ मैंने एक फोटो देखा भी था इसका, हाँ, जिसमें वो टेढ़ा सा ऐसा टेढ़ा सा था थोड़ा कुतुब टेढ़ा मीनार। सा है। हाँ, ठीक मतलब है। जो दूर से, सामने से देखते हैं तो सीधा लगता है, हम्म, पर दूर से अगर कुतुब मीनार को देख रहे होते हैं तो वो बहुत दूर थोड़ा से। सा, हाँ थोड़ा सा टेढ़ा सा लगता थोड़ा सा है। टेढ़ा दिखता है। दैट हाँ। मीन्स का एक साइड को झुका के बनाए, तो 5 डिग्री 1 मिनट 28 सेकंड उसको झुका के बनाए। और जैसी उसमें अगर समर सोल्स्टिस के दिन जब सूरज एकदम टॉप पे होता है दिल्ली में, तो उस दिन उसकी शैडो नहीं बनती। और किस्मत से हम लोगों ने उस दिन उसकी फ़ोटो ले ली थी एक। अच्छा, हमारे पास फ़ोटो है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ठीक है। उसकी बुक में भी छपी है वो फ़ोटो। ठीक हाँ, है। तो उसकी एक फ़ोटो है। अब क्या होता है कि जब इक्विनॉक्स आता है, दैट मीन्स आपका जो हमारा हिंदू नववर्ष है, ये थोड़ा आगे 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 चैप्टर में ठीक है, ठीक है, मैं देख लूँगा। तो हिंदू नववर्ष जिस दिन आता है, सौभाग्य से उस दिन 108 फीट की शैडो बनती थी। अगर आप ये मेथड को, अगर कुतुब मीनार अच्छा, के जो कुतुब रिमेनिंग मीनार की जो शैडो बनती है 5 मीनारों के साथ या 7 मीनारों के साथ? 7 मीनारों के साथ, अच्छा, 7 मीनार अगर होती तो 108। तो 108 बनती। अच्छा। और वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है फिबोनाची सीरीज के नंबर से। अगर आप फिबोनाची सीरीज के ऊपर के और- 2 रिमेनिंग हाइट है, अगर आप उसको कंसिडर करते हो तो 108 की ही बनेगी। अच्छा। हाँ, तो ये हो गया, मान के चलते ये भी कोइंसिडेंस है। और equinox 108 के तो दिन। मतलब फिर हिंदुओं के लिए एक हाँ, हिंदुओं पवित्र के लिए एक नंबर हो बहुत गया। पवित्र नंबर हाँ। हो गया। तो मान के चलते कि चलो ये कोइंसिडेंट हो गया। पर जब विंटर सोल्स्टिस आता है, विंटर सोल्स्टिस के दिन भी 38 डिग्रीज के करीब रहता है सूरज का अल्टीट्यूड, जो अभी आने वाला है 21 दिसंबर को। तो उस दिन 38.04 डिग्रीज का अल्टीट्यूड होता है सन का। तो उस दिन कुतुब मीनार की जो हाइट बनेगी, अगर 2 मंजिलें और होती, तो एग्जैक्ट 300 फीट की बनती। तो उसकी परछाई की जो वो बनती 300 फीट की। 300 फीट की अब बनेगी। 300 फीट का क्या रिजेम्बलेंस है? रिजेम्बलेंस वो ये कि अगर आप, जैसे कि हम लोग का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था ना पहले, कि एक एक मंजिल करके बनाया, जैसे कि एक लेगो पीस हो गया, लेगो पीस के ऊपर 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 करके ऐसे जोड़ के बनाए कुतुब मीनार को, ऐसा बोलते हैं। तो मान के चलिए कि स्ट्रक्चर है, उसके नीचे भी कुछ नींव है, 1/3 नीचे है, 1/3 नीचे, 2/3 ऊपर है, 1/3 प्लस 2/3। तो अगर उसके, अगर फिबोनाची सीरीज के हिसाब से देखें तो 253.7 फीट की हाइट हो रही है। ठीक है। अगर उसको हम लोग 2/3 में डिवाइड कर देंगे तो 1/3 की कितनी होगी? जो बाकी की रिमेनिंग हाइट है ना, जब उसको प्लस करते हैं तो 300 डिग्री होता है। अच्छा। सॉरी 300 डिग्री बोला, 300 फीट होता है। 300 फीट होता है, 300 मतलब फीट होता है। नींव से लेके नींव टॉप तक 300 फीट होता है। अच्छा। और उस दिन परछाई भी 300 फीट बनती है। अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करके इसको बनाया है। अच्छा। तो वो भी प्रूफ होता है। और देखो, मैंने सोलर एलिवेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैं ऐसे छेड़ तो सकता नहीं। तो उस दिन भी ये प्रूफ होता है कि अगर हाँ फिबोनाची सीरीज के हिसाब से अगर हम वो बची हुई रिमेनिंग हाइट को अगर ऐड कर दे तो उस दिन 300 फीट की शैडो हो जाएगी। तो फिर ये 2 जो मीनारें हैं ये तोड़ी क्यों गई? 2 को तोड़े क्यों गए? हाँ। देखो, 2 पॉसिबल रीज़न हो सकता है। एक तो वहाँ पे हिंदू गॉड थे कोई, अच्छा। या फिर दूसरा वहाँ पे कुछ रत्न जड़ित या कुछ होगा जिसको वो लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए। क्योंकि देखो, कुतुब मीनार को अगर हम लोग एज अ सनडाइल देखते हैं तो सनडाइल जो होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है नोमन। जो नोमन होता है, अगर नोमन का क्या होता है, पॉइंटेड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसी की शैडो होगी तभी हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई एग्जैक्ट शैडो कहाँ पे गिर रही है, तो उससे हम लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुतुब मीनार देखेंगे तो ऊपर से फ्लैट है पूरा, उसमें पॉइंटेड ऐसा कुछ नहीं है। अगर पॉइंटेड नहीं है तो ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि अगर ऊपर का मीनार पॉइंटेड है नहीं तो इसकी शैडो बनने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बता नहीं सकते कि एग्जैक्ट किस तरफ पड़ रही है। तो मान के चलते हैं कि ऊपर एक पॉइंटेड नोज था, पॉइंटेड एक मीनार थी, मतलब क्या मान के चलते कि छोटा सा। और कई थ्योरी तो ये होती है कि इसको विष्णु नाभि भी बोलते हैं ना, विष्णु जी की नाभि से एक कमल का फूल होगा और उसके ऊपर ब्रह्मा बैठे हैं। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि ऊपर की जो 2 मीनार थी उसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, और ब्रह्मा जी का जो मुकुट था वो पॉइंटेड था एग्जैक्टली, उसकी शैडो पड़ती थी। उससे देखते थे कि टाइम कैसे दिख रहा है। जो एक ऑब्लिक्स होता है ना, जो ऑब्लिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है
वो सेम टू सेम वो भी इजिप्ट में मिला। ये भी एक सोचने की बात है कि जो ऑब्लिक्स था ना, ऑब्लिक्स एक सनडाइल होती है, ऑब्लिक्स बिग टाइप के सनडाइल होती है, उसमें भी एक बड़ी सी मीनार रहती है बीच में। ये वाली एक पिक देखिए, इसमें एक फ्लैट सरफेस है, ऊपर में आपका सूरज है। सूरज की रोशनी जो होती है, ये सब जानते हैं, फिजिक्स का एक नियम है कि जो रोशनी होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने के कारण वो कोई भी शेडो बनाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते कि एच है, ये आपका कुतुब मीनार है, तो इसकी जो शेडो बन रही है ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और ये शेडो बन रही है। तो मान के चलते कि अगर यहाँ पे अगर सूर्य है और मान के चलते कि 4 बजे बन रही है, तो एग्जैक्ट इसकी शेडो इसी जगह में बनेगी। तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ भी शेडो किस तरह गिर रही है, तो हम लोग उसकी टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम को नोट कर सकते हैं। तो एक तरीके का एक नोमन की तरह भी काम करता है, ये हम मान सकते हैं कुतुब मीनार नोमन की तरह काम करता है करके। पर अब प्रॉब्लम यही कि हाँ भी ऊपर में तो कोई पॉइंटेड डिवाइस, पॉइंटेड कुछ चीज़ है नहीं, तो कैसे नापेंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग एक डायल बना भी लेते हैं कुतुब मीनार का, तो उसमें हमको यही प्रॉब्लम होती है कि ऊपर में कुछ है नहीं जी पॉइंटेड, तो हम कैसे मानेंगे, कैसे बोल सकते हैं कि एक सनडाइल था। एग्जैक्टली ना। तो ये मेन ऐसे ही हो सकता है जिस तरीके जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया ना, जैसे ये देखिए, ये जो सबसे बड़ा दिन होता है वो उसकी पूरी शैडो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करती है। अच्छा, हाँ, तो ये सबसे बड़ा दिन हो गया, और सबसे छोटा दिन हो गया वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करती है शैडो। जो ऊपर वाला जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब आप देख लीजिए सुबह 7:30 बजे से लेके शाम 16:30 तक, उतना ही आप टाइम देख सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो इस कारण कई लोग ये सवाल उठाते कि ऐसा क्यों, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सनडाइल है करके। बट अगर आप हाँ पॉइंटेड अगर इसकी कर दोगे तो ये एग्जैक्टली सनडाइल की तरह काम करेगा, परफेक्ट। आज की डेट में परफेक्ट काम करेगा ये। अच्छा। क्योंकि देख लीजिए आप, जितना भी है यहाँ से यहाँ तक 300 फीट, यहाँ से 108 फीट, अगर मैच कर रहा है तो आप बना सकते हैं आप सनडाइल। आपको रोका क्यों है? रोका किसने? पर फिर वही बात आ जाती है कि हाँ कुतुब मीनार में तो इतनी सारी मस्जिदें हैं, मंदिर है, उसके कॉम्प्लेक्स में तो इधर उधर मस्जिदें बनी हुई है। वो तो फिर एक कॉन्सेप्ट ही अलग है ना। हाँ, वो कॉन्सेप्ट अलग है। तो मतलब कुतुब मीनार को एज अ सनडाइल देखने का वो ही खत्म हो जाता है, पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, लोगों को दिखेगा ही नहीं। पर फिर एक वहाँ पे एक पत्थर लगा हुआ था जिसमें 27 मंदिरों को तोड़ने की बात करते हैं। हाँ, अब वो एग्जैक्ट 27 क्यों है, ये भी किसी के पास आंसर नहीं है। अच्छा, क्यों है? क्योंकि देखो, एक हमको तो पढ़ाया जाता है कि हाँ जैन मंदिर थे, जैन और हिंदू मंदिर थे, पर किसके मंदिर थे? नो आइडिया। मंदिर में कौन डीएटी है? और अगर जैन के मंदिर हैं तो 24 होने चाहिए, 27 क्यों है? बाकी वे 3 किसके हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। मेरे को तो नहीं लगता। तो अब 27 क्यों है? अब 27 हो सकते हैं नक्षत्र, एक ही पॉसिबिलिटी मिल रही, नक्षत्र के मंदिर हो सकते, क्योंकि हिंदू में 27 नंबर का एक ही मतलब है, 27 नक्षत्र। अब नक्षत्र कहाँ से आए? नो वन नोज। अब नक्षत्र कैसे आया? तो अब मैं भी इस चक्कर में फंस गया। जब मैं भी रिसर्च में आया तो चलो मैं तो एक चीज़ मैंने देख ली कि हाँ भाई अब मैं सनडाइल तो प्रूव कर सकता हूँ। एकदम हैप्पी, मतलब मैं तो आधी मेरी रिसर्च हो गई थी, मैं बहुत खुश हो गया था। पर जब 27 नक्षत्रों की बात है मैं फिर से अटक गया। यार अब 27 नक्षत्र को मैं कैसे प्रूव करूँगा? तो मैं सेकेंड टाइम दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद फिर ASI के ऑफिस में जाके कि मेरे को अंदर जाना है कुतुब मीनार के। अगर 27 खिड़कियों की बात करते तो मुझे देखना है कि कहाँ पे, क्योंकि बाहर से दिखती नहीं है 27 खिड़कियाँ, बिल्कुल नहीं दिखती। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कैसे अंदर जाऊँ, कुछ थोड़ा प्लान बना रहा था। तो मेरे को वहाँ पे एक बंदे ने थोड़ा सा हिंट दिया, क्योंकि मेरे को जब मिली नहीं ना, मैं बहुत निराश हो गया था कि यार अब क्यों जाऊँ, मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं वो हो गया था, निराश हो गया था। तो पता नहीं कौन आदमी आया, मेरे को उसका नाम नहीं पता आज भी। वो आया, बोला कि 2018 में ना, मतलब गए हैं यहाँ पे कुछ कॉलेज वाले, वो भी रिसर्च करने आए थे तेरे जैसे, पर वो लोग बाहर के थे करके उनको जाने नहीं मिला। तो पता नहीं कौन था वो, मेरे को लिफ्ट में मिला था। तो उसने बोला कि 2018 में आए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिन्हो मैक्सिको की ये लोग आए थे, जिन लोग मैंने जो जैसे शुरू में बताया कि वो लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स जो होता है ना, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं
उसके ऊपर वो लोग रिसर्च करें तो उस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में कुतुब मीनार भी आता है, क्योंकि ये भी दिल्ली भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक आता है। वो लोग भी रिसर्च करके गए। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनको मेल भेजे, 2-4 मेल भेजे कि बताया कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मुझे जानना अंदर का स्ट्रक्चर क्या है। तो उन्होंने अपना फिर एक रिसर्च पेपर मेरे को शेयर किया और मेरे को राइट्स भी दिए कि हाँ भाई आप अपनी बुक में यूज़ कर सकते हैं हमारे डायग्राम्स। उनसे मैंने परमिशन भी मांग ली थी कि अगर मैं को आपके डायग्राम्स यूज़ करना है तो आप दे सकते क्या। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अंदर पे खिड़कियाँ तो हैं बट हम उसको कह नहीं सकते कि वो खिड़की है। अच्छा। क्योंकि देखिए ऐसा खिड़की है अंदर से जाने, अंदर में ऐसी खिड़कियाँ हैं, वो जैसे अंदर में स्पाइरल सीढ़ियाँ हैं, जैसे हम कुतुब मीनार के अंदर जाते हैं तो ऐसे हाँ घुमावदार सीढ़ी आती है। अब घुमावदार सीढ़ी है तो हर 13 सीढ़ी के बाद हमको एक खिड़की मिलती है एक 13। दैट मीन्स आप चढ़ते चढ़ते गए, जैसे 13th नंबर में आए, 13th में तो एक खिड़की मिली, फिर वहाँ से आप 13 सीढ़ी गए तो फिर एक खिड़की मिली, ऐसा करके। तो 360 सीढ़ियों में 27 खिड़कियाँ हैं। ऐसा क्यों? वो सब अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सर्कल जो डिवाइड करते हैं हम लोग 360 डिग्री में डिवाइड करते हैं। 360 को जब हम लोग 27 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है? 13.33 डिग्री। तो हर 13.33 स्टेप्स के बाद एक उन्होंने वो किया है, एक खिड़की छोड़ी है। और वो जो खिड़कियाँ हैं वो ऐसे है जैसे आप सामने देख रहे हैं। अच्छा। मतलब देखिए पहले यहाँ पे एक खिड़की है, जैसे कि मान के चलिए कि ये खिड़की, यहाँ से आप चलते चलते गए, ये आगे 13 नंबर में फिर एक, फिर यहाँ से आप चलते चलते गए ये 13 नंबर में, फिर यहाँ से आप चलते हुए जा रहे हो तो ये 13 नंबर में, फिर आप ऊपर चलते जाओगे तो यहाँ पे आपको एक खिड़की मिलेगी। मैं समझ गया। वैसा करके ऐसे 27 खिड़की। हाँ, तो ये मतलब ये खिड़कियाँ क्या डिनोट कर रही हैं, क्या किस लिए बनाई गई हैं ये खिड़की? ये डायरेक्शंस डिनोट कर रही है। दैट मीन्स अगर कुतुब मीनार को अगर आप पृथ्वी का एक्सेस मान के चलते हैं, जो कि एक्सेस की तरफ पॉइंट कर रहा है ट्रू नॉर्थ में, तो अगर एक एक्सेस के आप चारों तरफ देखोगे, अगर मान के चलिए कि अगर आप नॉर्थ पोल में खड़े होकर अगर आप चारों तरफ देखते हैं एज अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, अगर आप पूरा देखते हो पृथ्वी को, तो पृथ्वी एक ऐसे बैंड से मतलब वो हो रखी है, मतलब क्या बोलना चाहिए, एक इलिप्टिकल बैंड है पृथ्वी के चारों तरफ। उस इलिप्टिकल बैंड्स में स्टार्स है कुछ। अच्छा। वो 27 स्टार्स की तरफ दिखा रहा है, जो हम 27 नक्षत्र बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ से हम बेसिकली 27 नक्षत्रों को देख सकते हैं इन 27 खिड़कियों से। इन 27 खिड़कियों से। तो अगर यहाँ पे क्या है कि 27 जो खिड़कियाँ हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है। अगर उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर आप एक मंदिर बना देते हो, मान के चलते कि अब हम लोग वहाँ पे एक मंदिर बना देते हैं कुतुब मीनार के, इस फॉर एग्जांपल इस खिड़की से ये दिख रहा है ये वाला डायरेक्शन, यहाँ पे हम एक मंदिर बनाते हैं, तो कुतुब मीनार के पूरे चारों तरफ ऐसे सर्कुलर शेप में 27 मंदिर होंगे। That's why there were 27 temples. बेसिकली आप जो ये सारे नक्षत्र वगैरह आप बता रहे हो, यहाँ से आप क्या प्रूव कर रहे हो? मतलब ये आपके हिसाब से कुतुब मीनार बेसिकली है क्या? अच्छा, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि जब हम लोग सनडाइल की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि एक जगह से झुका के बनाए हैं, फिर इतना ऊंचा बनाया है, तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि वो लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ को बनाने के लिए जिसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। मतलब आप ये भी तो सोच सकते हैं कि हाँ चलो अगर टॉपिक ऑफ कैंसर में बना देंगे तो ये चीज़ें 2 times ज़्यादा ईजी हो जाएगी। मतलब क्यों? मतलब क्यों? क्योंकि अगर आपको झुकाना नहीं पड़ेगा ना, अगर आप टॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर बनाते हो तो आपको मीनार को झुकाना नहीं पड़ेगा। आप छोटी मीनार बना के भी एक सनडाइल बना सकते हो। तो अगर सबसे बड़ा रीज़न है कि हाँ चलो अगर एज अ सनडाइल बना रहे हैं तो उसको दिल्ली में बनाने की क्या ज़रूरत? इतना दिल्ली में बनाने की क्या ज़रूरत? दिल्ली में बनाने की क्या ज़रूरत? इतना झमेला लेना ही क्यों? मतलब अननेसेसरी बर्डन क्यों लेना अगर ये सिर्फ सनडाइल है तो। और फिर वहाँ पे बात आती है 27 मंदिरों की। दैट मीन्स 27 मंदिर मतलब 27 नक्षत्र हैं। दैट मीन्स अब एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो हमने एक चीज़ भूल गए यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी में। क्या? चांद। अच्छा, हाँ। जो सबसे बड़ा पार्ट है हमारा जो लूनर कैलेंडर, वो मून की मूवमेंट पे ही बेस्ड है। तो अगर हम लोग अब क्या होता है, दिल्ली का एक ये सीन है कि दिल्ली एग्जैक्ट 5 डिग्री उससे ऊपर है, टॉपिक ऑफ कैंसर से 5 डिग्री ऊपर है। और आपने जो बताया था ये कुतुब मीनार का टिल्ट जो है वो भी 5 डिग्री। दैट्स वाई शैडो नहीं बनती। ये तो एक रीज़न हो गया। अब दूसरा रीज़न ये है दिल्ली में बनाने का
कि हमारा जो चांद है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट से 5 डिग्री झुक के हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अच्छा। हाँ, इलिप्टिकल ऑर्बिट से 5 डिग्री झुक के चक्कर लगा रहा है। दैट मीन्स अर्थ का टिल्ट जो है वो अगर 23 डिग्री है और जो चांद का ऑर्बिट का टिल्ट है वो 5 डिग्री है। 28। अच्छा। हाँ, टोटल 28 डिग्री। टोटल 28 डिग्री। जब हम लोग उसको प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 28.5244 डिग्री। अच्छा। वो सेम लैटिट्यूड में कुतुब मीनार बना हुआ है। दैट मीन्स वो चांद की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था। अच्छा। इसीलिए 27 मंदिर थे चारों तरफ कुतुब मीनार के। अच्छा। इट्स नॉट जस्ट अ सन डायल, इट्स ऑल्सो अ लूनर डायल। ओके, मतलब लूनर डायल तो मैं पहली बार ही सुन रहे हैं। और पूरे कॉन्सेप्ट में न्यू है। मतलब पूरे आर्कियोलॉजिकल अगर हिस्ट्री में देखे तो लूनर डायल कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं है। आप विदेश भी चले जाओ, जितने भी पूमा पुंख के साइट्स हो गए, आपके एस्टेक साइट्स हो गए, जितने भी हैं, एक माया कैलेंडर है जो थोड़ा लूनर बेस्ड कैलेंडर है। जो माया कैलेंडर है वो थोड़ा लूनर बेस्ड कैलेंडर है। वहाँ पे बस एक मिलता है। और लूनर डायल इंडिया में सिर्फ कुतुब मीनार है एक ऐसा एक बनाया गया। तो दैट मीन्स इट्स नॉट जस्ट अ सोलर सन डायल, इट्स ऑल्सो लूनर डायल। मतलब लूनी सोलर डायल बोल सकते हैं। अच्छा, तो ये सन डायल और लूनर साइड डायल दोनों का काम कर रहा है। दोनों का काम करता है। ये कोई मतलब मैंने कहीं सुना था कि ये मंदिर था, कुतुब मीनार एक मंदिर था। क्या ये मंदिर था या क्या? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है मंदिर में सिर्फ पूजा होती थी? नहीं, तो बहुत सारी चीज जैसे ये आपका मतलब चलो एज अ मतलब एक ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है। आप एक कॉमन इंडियन है और आपके हिसाब से मंदिर में पूजा होती थी सिर्फ। अच्छा। जो आजकल ज्यादातर लोग बोलते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ मंदिर में पूजा होती थी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कुछ तो रीजन होगा आपका, कॉन्क्रीट रीजन कुछ होगा। क्योंकि बहुत सारे मंदिर इस तरीके के हैं जहाँ पे लोगों को शिक्षा दी जा रही है। मतलब शिक्षा कैसे, उसकी जो कार्विंग्स हैं वो इस तरीके से कार्व किया गया है कि उनकी कार्विंग्स को देख के ही आप शिक्षित हो जाओगे। जैसे कोणार्क का मंदिर है, उसमें जो प्रथम बेस है, प्रथम तला है, उसमें आपके जो जितनी भी कार्विंग्स की गई हैं वो बच्चों के लिए कार्विंग्स की है। जैसे कोई साइकिल चला रहा है या कोई अटखेलियाँ हो रही हैं, बच्चों के हिसाब से है। उसके ऊपर की जो कार्विंग्स हैं वो फिर किशोर अवस्था की कार्विंग्स हैं। फिर उसके ऊपर की जो कार्विंग्स है, ऊपर वाले जो कार्विंग्स हो रही हैं वो अडोलसेंस की हैं, जैसे जिसमें काम के उस भी वो भी आ रही है। धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, वृद्धावस्था की आती है, फिर इस तरीके की सारी। तो ये और ऊपर से मंदिर, अभी तो ऊपर से मंदिर टूट चुका है। और ऊपर क्या था मैं बताता हूँ कि ऊपर क्या था कि दशावतार की मूर्तियाँ आती है। दशावतार की मूर्ति के बाद फिर जितने भी हमारे देवी देवताओं के थे उनकी मूर्तियाँ आती है, उनकी मूर्तियाँ। फिर ऊपर में सबसे ऊपर में बोलते हैं कि पहले वहाँ पे मैग्नेट था, फिर उसको भी लेके चले गए पोर्टुगीज लोग। तो चलो वो बात तो अलग है थोड़ा। तो मान के चलते कि हाँ चलो कि हर जगह सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होता था। तो उस हिसाब से कोणार्क सन टेम्पल फिर क्या है आपकी नज़र में? यूनिवर्सिटी एक तरीके की बोल सकते हैं। हाँ। वेधशाला। और मैं बोल रहा हूँ कि वो एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी थी। अच्छा। क्यों? कैसे? क्योंकि वहाँ किचन है। मजाक कर रहा हूँ। क्योंकि जितने भी वहाँ पे कार्विंग्स है 90% वो एक फीमेल का जो लाइफ स्पैन होता है उसको दर्शाते हैं। अच्छा। मेल्स का नहीं है। मेल्स के लिए कहाँ पे पता नहीं। खजुराहो के मंदिर। अच्छा, खजुराहो, ठीक है। हाँ। तो आप मान सकते हैं कि अगर होम साइंस की अगर पढ़ाई करनी है तो पुराने जमाने में तो कोणार्क सन टेम्पल वाज द बेस्ट प्लेस फॉर गर्ल्स, बिकॉज इट वाज अ गर्ल्स यूनिवर्सिटी। और बॉयज के लिए खजुराहो। तो वैसे एक स्पेसिफिक आपका टेम्पल है जो सिर्फ एस्ट्रोनॉमी के लिए डेडिकेटेड था। तो क्या होगा? वो कुतुब मीनार होगा, क्योंकि इतना साइंटिफिक तो वही बना सकते हैं ना। जैसे मैं चांद की बात कर रहा हूँ तो उसका मैक्सिमम जो होता है वो 90 डिग्री में जाता है। चांद दिल्ली में ही 90 डिग्री आता है, उसके ऊपर नहीं जाता दिल्ली से। ओके। दिल्ली से ऊपर जाएगा ही नहीं कभी। ये बात लिख के ले लो। मैं कहीं भी आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये एकदम 100% फैक्ट है। इसके ऊपर नहीं जाएगा। 90 डिग्री जाएगा मैक्सिमम, और उसका फिर मैक्सिमम जाएगा 33 डिग्री। दैट मीन्स आपके पास एक स्केल हो गया नापने के लिए। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि
चांद का जो एलिवेशन है, जो उसके कोण बनते हैं वो 90 डिग्री से लेके 33 डिग्री तक बनते हैं, इसका ये एलिवेशन रहेगा। हाँ, और वो 27 दिनों में होता है। हाँ, 27 दिन में, चांद की परिक्रमा पूरी है। पूरा एक ट्रैवल कर लेता है चांद, पूरा एक चक्कर लगा लेता है। और 27 ही हमारे मंदिर भी थे। 27 मंदिर भी थे। ऐसा क्यों था? तो ये भी हो सकता है कि 27 खिड़कियों से, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आप बताइए, 27 खिड़कियों से अलग अलग दिन जाके देखें तो अलग अलग दिन जो चांद की पोजीशन रही होगी वो उन खिड़कियों से अलग दिखती होगी, वहां से चांद दिखता होगा। आज इस खिड़की से चांद दिख रहा है, आज इस खिड़की से चांद दिख रहा है। ऐसा था? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि देखो, मीनार खड़ा है सीधा, और सीधा खड़े होने के बाद अगर मान के चलते कि जो हमारा चांद है वो 33 डिग्रीज में है, दैट मीन्स वो साउथ की तरफ है अभी, नॉर्थ की तरफ नहीं आएगा चांद कभी भी। अच्छा। हाँ, तो अगर साउथ की तरफ है, जैसे कि ये वाला आप देख रहे हैं, अगर सबसे मैक्सिमम, अगर मिनिमम में है, मिनिमम में अगर, तो वो किस यहाँ से उगेगा, जो कि है हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सेट हो जाएगा। मतलब सिर्फ एक ही साइड है जहाँ से दिखेगा, मतलब दैट मीन्स दिख रहा है आपका साउथ साइड से दिखेगा। तो अगर वो साउथ साइड में है और अगर वो खिड़की नॉर्थ साइड से, फिर दिखेगा नहीं वहाँ से। अगर वो नक्षत्र किसी दूसरे अगर नक्षत्र को डोनेट करता है, क्योंकि प्रिसाइज भी कर रही है ना हमारी पृथ्वी धीरे धीरे, तो मान के चलते कि एक खिड़की है जो सिंह राशि में, अगर बोलते कि रेवती जैसे नक्षत्र है, अगर रेवती नक्षत्र में है तो रेवती नक्षत्र तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में, और उस दिन अगर चांद वहाँ पे हुआ तो वहाँ से तो दिखेगा नहीं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो वहाँ पे खिड़कियाँ थी वो एग्जैक्टली उस मंदिर पर पॉइंट आउट करती थी। अच्छा। हाँ, वो मंदिर तो वहाँ से वो मंदिर दिखाई देता था उस नक्षत्र के बारे में, उस नक्षत्र के बारे में जिसमें चांद है। हाँ, ठीक। तो अब उसके कारण क्या होता है, जैसे कि देखो, अब मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ इसमें, जो चांद का जो मूवमेंट होता है वो 27 दिनों में होता है। वो 27 दिन से एक एक सेक्टर वो खसकता जाता है। एक बार हमने जब पॉडकास्ट किया था तो मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई थी उसमें, तो उसमें आप ये देख रहे थे कि कैसे खसकते हैं। जैसे ये चांद है, अब ध्यान से देखेंगे तो ये एक नक्षत्र हो गया, ये एक नक्षत्र हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, कॉन्स्टलेशन में एक एक नक्षत्र, और ये सारे नक्षत्र ना ये 27 भागों में डिवाइडेड है। अब वो एक सेक्टर में, जैसे मान के चलते कि ये वाले नक्षत्र में अभी चांद है, तो 23वें नक्षत्र में अभी चांद रहेगा, नेक्स्ट डे वो जस्ट खसक के आगे आ जाएगा। हाँ। तो ऐसा ये 27 चांद के हिसाब से सेक्टर्स डिवाइड किए गए हैं, ना कि नक्षत्रों के हिसाब से सेक्टर्स डिवाइड। मतलब नक्षत्र एक्चुअल में तारा नहीं है, नक्षत्र का मतलब होता है, नक मतलब हो गया तारा, क्षेत्र मतलब हो गया वो सेक्टर। उस सेक्टर का जो लॉर्ड है वो उस सेक्टर की सबसे ब्राइट स्टार से उसको डिनोट करते। तो ये 27 सेक्टर्स बने हुए हैं। अच्छा। और वो 27 सेक्टर्स में ये जो चांद है विचरण करता है हर दिन अलग अलग से। इसीलिए कहानी बनी है कि उसकी 27 बीवियाँ थी, सबसे ज़्यादा रेवती को चाहता था चांद, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो कंजंक्शन होता है ना आज की डेट में, मतलब 1000 साल से अभी तक रेवती के साथ हो रहा है, 1000 साल बाद वो किसी और के साथ होगा कंजंक्शन। तो हो सकता है कि उस समय हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़े कहानी, पर हाँ सार एक ही है। तो अगर देखा जाए तो कुतुब मीनार की जो लोकेशन है वो एकदम एक्यूरेट हो जाती है, हम लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हमको मून से रिलेटेड अगर कैलकुलेशंस करना है तो। ओके, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ से, इस पूरे पॉडकास्ट से हमें जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि कुतुब मीनार जो था वो एक हिंदू स्ट्रक्चर था। एग्जैक्टली। दूसरा, कुतुब मीनार जो था वो एक टेम्पल था जहाँ पे एस्ट्रोनॉमी सिखाई जाती थी, या एक यूनिवर्सिटी कह सकते हैं जहाँ पे एस्ट्रोनॉमी सिखाई जाती थी जी। तीसरा ये कि उसकी जो ऊपर की 2 बिल्डिंग थी वो वहाँ पे हो सकता है ब्रह्मा जी हों और उसका मुकुट, उनका मुकुट हो, और एक पॉइंटेड सरफेस होगा वहाँ पे कोई ना कोई, और उसके अलावा जो 27 मंदिर थे वो 27 नक्षत्रों को डिनोट करते हैं। तो ये बेसिकली इसका अभी तक का सार है इतने सारे डिस्कशन का। जी। तो इसके अलावा कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ जो आप बताना चाहो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कुतुब मीनार के बारे में। जैसे मैं एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाह रहा था कि वहाँ पे जो लोहे का स्तंभ है, वो विष्णु स्तंभ बोल लो या उसको कुछ भी बोल लो, तो वो जो स्तंभ है उसको जंग क्यों नहीं लगता? ये क्या गलेश है? अच्छा, तो जंग नहीं लगने की बात तो पहले तो पूरी केमिस्ट्री में आती है। हाँ।
और ये जो मतलब वेलेरियन स्टील बोलते हैं, मतलब विदेश के तरफ तो इसको वेलेरियन स्टील बोला जाता था। इंडिया में इसको वुड्स स्टील के नाम से जाना जाता है। अच्छा। जो कर्नाटक साइड से लेके आपका सेंट्रल इंडिया से लेके पूरा साउथ तक बनता था ये पहले। तो अभी एक और थ्योरी है, जब हम लोग थोड़ा पढ़ाई करते हैं, वो एनसीईआरटी के ही अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको इल्तुतमिश लेके आया था विदिशा से। कहीं कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है हमारे पास। अच्छा। बट ऐसे बोला जाता है कि हाँ इल्तुतमिश इसको विदिशा से लेके आया था। और जब आप विदिशा को देखते हो तो विदिशा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल साइट है। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। अच्छा। तो आप मान के चलिए कि अगर कुतुब मीनार को अगर टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बनाया जाए तो विदिशा इज द परफेक्ट प्लेस। अगर आप सोलर कैलेंडर के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये होता है कि वहाँ पे एक जगह है लोहांगी नाम से। अच्छा। हाँ, जो आजकल लोहांगी बोलते हैं, पहले उसका नाम लोहागिरी था, जिसको राजेंद्र गिरी पर्वत भी बोलते थे। तो वहाँ पे एक और मिलता था जिसको फर्नेंस करके इसमें मतलब कुछ मिला के उसको वलेरियन स्टील बनाया जाता था। और इसका हमको प्रमाण मिलता है बृहद संहिता में। बृहद संहिता में साफ साफ बताया कि कौन कौन सा मेटल आपको कितने कितने प्रोपोर्शन में मिलाना है, तब जाके आपको एक ऐसा लोहा मिलेगा जिसमें जंक नहीं लगेगा। बृहद संहिता में लिखा हुआ, जिसके रचनाकार कौन थे आपके जो सबसे बड़े के विद्वान है, क्या नाम है उनका, वराहमिहिर। अच्छा। जिनका श्रेय कुतुब मीनार को बनाने में दिया जाता है ज़्यादातर। अच्छा। तो उन्होंने ही लिखा है वो। तो अच्छा, ये एक बहुत बेसिक सा प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कुतुब मीनार कब बना होगा? कब बना होगा इसमें तो मैं भी श्योर नहीं हूँ। मतलब अभी तक मैं जब तक जितना भी मैंने ट्राई किया है। चलिए, ये क्या इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बना होगा या उनसे पहले का बना हुआ है? देखो, उनके समय में इसमें हो सकता है कि कुछ काम किया हो, जो कि हुआ है, पता चल रहा है। हाँ, नहीं वो तो कुरान के आयते तो कुरान के आयते ऐसी तो नहीं ना जाएगी। वो तो हुआ होगा, ठीक है, तोड़ा फोड़ी कर दिया और उसमें चीजें ऐड कर दी, वो हुआ होगा। लेकिन बना देखो, सबसे पुराना हमको एविडेंस मिलता है इसका रामायण में। अच्छा, रामायण में कुतुब मीनार का एविडेंस है? कुतुब मीनार का एविडेंस नहीं है। अच्छा। मतलब जो कैलेंडर के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, जिसको हम कुतुब मीनार से डिराइव करते हैं, वो कैलेंडर जिसमें मैंने बताया कि 7 दिनों वाला कॉन्सेप्ट जो है, वो 7 दिनों वाला कॉन्सेप्ट का एक ही जगह में, रामायण की एक ही जगह में वर्णन हुआ है कि हाँ बुधवार का गुरुवार का एक जगह नाम आया है। मतलब अच्छा। वार यूज करते थे वो। ठीक है। हाँ, तो एक रामायण में अगर नीलेश जी की अगर रिसर्च देखे तो उनके हिसाब से तो 26,000 साल पहले हुई है। अच्छा। रामायण तो आई डोंट थिंक कि ये 26,000 साल तक टिका होगा। मैं मान नहीं सकता, तो इसको तो मैं बोलूँगा नहीं कि 26,000 साल पुराना है। फिर सेकंड हमको मिलता है महाभारत में। महाभारत के बाद इंद्रप्रस्थ की जब स्थापना हुई थी तो माना जाता है कि हाँ एक न्यू कैलेंडर सिस्टम आया जिसको युधिष्ठिर संवत बोलते थे। युधिष्ठिर के समय में वो भी एक लूनर कैलेंडर ही था। अच्छा। हाँ, तो युधिष्ठिर संवत जब आया तो उस समय इसकी स्थापना हुई थी। ये रामप्रसाद सोगल जी का कहना है, उनसे भी बात हुई संगम टॉक्स में। उन्होंने एक बहुत अच्छा कुतुब मीनार के ऊपर उन्होंने भी टॉक किया है। तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उसके बाद फिर से इसको रिनोवेट करके किसने बनाया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अच्छा। उनके समय से। तो ये आप ये मान के चलिए कि कंटिन्यूएशन वो जगह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैटिट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। चांद का लैटिट्यूड कभी चेंज नहीं होगा, पृथ्वी का झुकाव कभी चेंज नहीं होगा। 26-27 हज़ार साल बाद ही कभी चेंज होगा। तो ये चीज़ें फिक्स्ड हैं। मतलब आप मान के चलिए कि जितने भी राजा आए थे तो कोई ना कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया ही है। तो उसका एक लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट हमारा अभी का कुतुब मीनार है। अच्छा। तो जिसको बनाया हो सकता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाया हो लेटेस्ट। अच्छा, ये इसमें पर ये मतलब जो पूरी कंट्रोवर्सी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, तो ये तो कार्बन डेटिंग से नहीं पता चल जाएगा कि कार्बन डेटिंग कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले की है और वो नहीं बना सकता? इस तरीके से नहीं हो सकता। देखो, तो कार्बन डेटिंग हुई है उसकी आपका आयरन पिलर की हुई है, वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक से बहुत पुराना है, 1600 साल पर। कुतुब मीनार की कार्बन डेटिंग क्यों नहीं हुई है? देखो, अगर आप किसी पत्थर को पॉलिश करोगे बार बार तो उसकी कार्बन डेटिंग करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है।
अच्छा। हाँ, जब तक उसमें डिपॉजिट ना, क्योंकि देखो पत्थर अगर नीचे गड़ा हुआ है ज़मीन में तो उसके ऊपर एक लेयर बाय लेयर बनते जाती है टाइम टू टाइम, तो उसकी कार्बन डेटिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। बट आज की डेट में आज भी वहाँ पे काम हो रहा है, आज भी घिसाई होती है, तो बहुत मुश्किल है उसकी कार्बन डेटिंग करना। अच्छा, तो उसकी नींव में जाके कार्बन डेटिंग हो सकती कर सकते हैं अगर कोई डिगिंग की परमिशन दे दे तो। पर वही है ना कि भारत देश में ऐसा आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी कुछ काम होगा, या फिर कोई आर्कियोलॉजिकल साइट में ऐसा काम हुआ होगा भारत देश में। क्योंकि जब हम विदिशा का, मैं अभी जो बता रहा था वहाँ पे उदयगिरी के पर्वत हैं, उदयगिरी के पर्वत में हमको 3 लिपि मिलती है। एक ब्राह्मी लिपि है और एक ओल्ड ब्राह्मी लिपि है, और उससे पहले एक शंख लिपि है जिसको आज तक कोई डिसाइफर नहीं कर पाया। अच्छा। हाँ, अब वो तीनों लिपि एक ही जगह में मिलती है, उदयगिरी केव्स में। और वहाँ पे 3 तरीके के कार्विंग्स हैं, माइक्रो कार्विंग्स भी है और बड़ी कार्विंग्स भी है थोड़ी, और एक बहुत ज़्यादा पुरानी कार्विंग भी है। दैट मीन्स वो तीनों अलग अलग टाइम से कालखंड की होंगी, अलग अलग कालखंड की है। और सबसे अच्छी आपको एक बात बताता हूँ, वहाँ पे जितने भी विष्णु के अवतार हैं उसमें राम, कृष्ण, बुद्धा ये सब नहीं है। अच्छा। मात्र 6 ही है। उसके बाद से वो लोगों ने नहीं बनाया, उसके बाद से पता नहीं क्यों नहीं बनाया। तो ये भी कह सकते हैं कि उनके कालखंड से पहले की थी, पर मानना बहुत थोड़ा मुश्किल है कि इतना पुराना कोई सरवाइव कर पाया होगा। आज तक कोई आर्कियोलॉजिकल साइट इतनी पुरानी सरवाइव कर पाई होगी। पर एक वहाँ पे ये भी है कि वहाँ पे जो मोहिनी का अवतार है ना, उसको भी विष्णु अवतार माना गया है। तो ऐसे कुछ कुछ हैं कि बहुत ज़्यादा पुराने मंदिर भी हैं और उसमें कई बार रिस्टोरेशन का काम हुआ। जैसे कि जो लेटेस्ट वहाँ पे है ब्राह्मी लिपि जो है वो राजा भोज के समय की है। राजा भोज के समय की मान के चलिए कि आप 1000 जो ईसा पूर्व वाली जो बात हो रही है, नॉट BC, मतलब 1 AD। अच्छा। हाँ, उस समय की है वो, क्योंकि उसको कुरेद के बनाया गया हुआ है। मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा। उसको मतलब पिलर है, पिलर एकदम प्लेन है, उसमें कुरेद के बनाया गया। उसमें मतलब एक जगह लिखा गया कि राजा भोज यहाँ आए थे, इस सन में आए थे, और वो विक्रम संवत की बात कर रहे हैं। तो ये है कि हाँ, वहाँ पे 3 लिपि है और तीनों लिपि अलग अलग कालखंड की है। अच्छा। सेम वैसे ही कुतुब मीनार में भी हो सकता है कि मल्टीपल राजाओं ने काम किया है और उसको अपने अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया है। अच्छा। तो हम ये नहीं कह सकते कि कुतुब मीनार कितना पुराना है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि ये ट्रेडिशन रामायण टाइम से, महाभारत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। मतलब ये कैलेंडर एग्जिस्ट करता था, और अगर हम कैलेंडर्स को मान के चले तो हाँ, कुतुब मीनार का जितना भी ट्रेडिशन है वो उतना साल पुराना है। तो हमको ट्रेडिशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आपको पता नहीं है कोई बिल्डिंग किस काम की है तो उस पर कोई भी आके क्लेम कर जाएगा। अगर कोई चीज़ लावारिस पड़ी है तो उसमें ये लोग भी बोलेंगे कि मुगल ने बनाया, कई बोलेंगे जैन आके बनाया। अभी तक बुद्धिस्ट क्लेम नहीं किया, बट वो भी क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ओपन सोर्स है। तो हमको ट्रेडिशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर हमको ट्रेडिशन पता है, मान के चलते कि अगर जैसे कि अभी जब तोड़ने की बात है, जब दिल्ली मेट्रो बन रही थी तो कुतुब मीनार बीच में आ रहा था, तो ये भी एक रेजोल्यूशन आया था कि कुतुब मीनार तोड़ दो। अच्छा। हाँ, ताकि यहाँ से दिल्ली की मेट्रो बन जाए। पर लोगों ने क्या किया कि नहीं है, एक अपने हमारे देश की धरोहर है, और जितने भी जो पीसफुल कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने ये बोला था कि नहीं, ये तो हमारा जीत का प्रतीक है, हम इसको क्यों तोड़ने देंगे। एक तरीके से वो भी बात चली थी। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा डाइवर्ट करके रूट को बनाया गया कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार से, इसलिए कुतुब मीनार स्टेशन भी अब। तो अगर हम उस ट्रेडिशन को जिंदा रखेंगे, मान के चलते कि कभी ऐसा हो ना भारत देश के साथ, पर आज हमारे भारत देश की हालत अगर यूक्रेन जैसी हो जाती है, हमारा पूरा ट्रेडिशन लॉस हो जाएगा। हम लोग वापस फिर ये कभी चीज़ बना नहीं पाएंगे, सही ना ही इतनी एक्यूरेसी के साथ। सही बात है, क्योंकि ट्रेडिशन को हमको रखना ज़रूरी है ना। और अगर हम लोग कानूनी तौर तरीके से जाएं तो फिर मेरे को नहीं लगता कि जैसे कि अभी ज्ञानव्यापी मस्जिद का केस चल रहा है, वो आपको भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है कि मंदिर है, बट उसको प्रूव करने के लिए अभी क्या कि हमको राइटिंग में चाहिए। अब कुतुब मीनार का ऐसा है कि हमारे पास राइटिंग में कुछ नहीं है। अच्छा। राइटिंग में नहीं है। अगर बोलोगे विष्णु स्तंभ है, क्या है, कैसे प्रूव करना है, एक एस्ट्रोनॉमिकल साइट है, अगर आप बोलोगे कि इसको लिटरेचर के माध्यम से प्रूव करो तो नहीं कर सकते प्रूफ। इसको कार्बन डेटिंग के माध्यम से ही कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग के माध्यम से, या फिर इसके यूज़ के माध्यम से जिसका ट्रेडिशन है। जैसे कि अगर ये सनडायल है तो हाँ भाई, ऊपर में आप एक टेम्पररी आप वो लगा सकते हैं पॉइंटेड थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, 7-7 फीट के 2, मतलब 15 फीट का ही ऊपर में एक एडिशन आपको देना है। उसके बाद आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं,
मतलब मेरी बुक में तो मैं बताया कि यूज़ भी कैसे करना है, तो आप यूज़ करके देख सकते हैं उसको। तो इसका ऐसा करना है। अगर हम लोग कानूनी रूप से जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि हम लोग इसको कभी क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि कानूनी रूप में तो सिर्फ लिखे हुए मान रहा है। वैसे में तो पानी को भी लावा क्लेम कर सकते हैं अगर लिखे हुए में जाएं तो। पर अगर लिखे हुए में ना जाए, अगर हम ट्रेडिशन पे जाएं तो हाँ, फिर तो ये हिंदू मंदिर है, फिर कोई कुछ बचता ही नहीं, कोई आर्गुमेंट स्टैंड ही नहीं करता इसके सामने। जी। तो इसके अलावा अभी हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म यहाँ पे करते हैं जी। लास्ट में मैं लोगों को एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुतुब मीनार पे जाओगे तो वहाँ पे आपको कार्विंग्स इस तरीके के मिलते हैं जैसे जो इस्लाम में हराम है, जैसी चीज़ें हैं, जैसे बेल के कार्विंग्स मिलते हैं, या फिर कुछ मूर्तियाँ ऐसी मिलती हैं जिनके फेस को तोड़ दिया गया है। तो वहाँ से भी साफ तौर पे पता चलता है कि ये एक हिंदू स्मृति होगी या एक हिंदू कोई इमारत होगी। तो वो सब चीज़ें हैं, पर इन सब चीज़ों को दरकिनार करके इसको केवल और केवल कुतुब मीनार कह देना, वो भी तब जब एनसीईआरटी ये बोलती है कि हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है कुतुब मीनार को ये प्रूव करने का कि उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने और फिर इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो बिना तथ्यों के ही किसी चीज़ को किसी और ने किसी के नाम पे क्लेम कर दिया गया है। तो ये इस पूरे पॉडकास्ट का सार है। ऐसे ही किसी और पॉडकास्ट के साथ, किसी और विषय के साथ हम अगले सप्ताह आपके साथ मिलेंगे। आप देखते रहिए आज की ताज़ा खबर का पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू। राम राम।